चैप्टर 871 टू 880। हर किसी को लगा कि उनके रोंगटे खड़े हो गए हैं, जैसे कि उन्होंने किसी खास तरह के अशुभ जानवर को देखा हो। हाँ, बस एक क्षण पहले येज़िवेन ने वास्तव में उन्हें एक निश्चित प्रकार के अशुभ जानवर की भावना दी थी। यह मानव त्वचा में एक भयंकर जानवर की तरह था, जो अपनी भावनाओं और शक्ति को प्रकट कर रहा था। हालांकि येज़िवेन ने इसे अच्छी तरह से नियंत्रित किया, लेकिन एक दर्शक के दृष्टिकोण से वह इसे सबसे स्पष्ट रूप से देख सकता था। येज़िवेन, क्या आप जानते हैं कि आप अभी अभी स्टार बीस्ट की रक्त रेखा से प्रभावित हुए थे? येज़िवेन के दिमाग में ये मो की आवाज आई। येज़िवेन ने चुपचाप सिर हिलाया। वह जानता था कि अलग तरह का आनंद वास्तव में अभी अभी स्टार बीस्ट के रक्त रेखा से आया है। उस तरह के भयंकर जानवर की रक्त रेखा ने आखिरकार उसके दिमाग और निर्णय को प्रभावित करना शुरू कर दिया। येज़िवेन यही नहीं चाहती थी। यह स्थिति पहले स्टार बीस्ट अवतार के साथ नहीं हुई थी। ऐसा इसलिए था क्योंकि हालांकि स्टार बीस्ट अवतार भी अपने दम पर खेती और लड़ाई कर सकता था, इसे स्पष्ट रूप से कहने के लिए इसे केवल एक विचार अवतार द्वारा नियंत्रित किया गया था। इसलिए इस विचार अवतार के लिए मुख्य शरीर को बारी बारी से प्रभावित करना असंभव था। लेकिन अब यह अलग था। स्टार बीस्ट की रक्त रेखा उसके शरीर में एकीकृत हो गई थी। ये ब्लडलाइंस उसे हर समय प्रभावित कर रहे थे। ये उसे जन्मजात कारकों के रूप में प्रभावित करने लगे। तो वे स्टार बीस्ट भी कुछ बुरे स्वभाव के लोग थे। यह न केवल उनके अपने कारकों के कारण था, बल्कि जन्मजात आनुवंशिक कारकों के कारण भी था। अब ये सहज कारक उसे प्रभावित करने लगे। येज़िवेन ने सिर हिलाया। वह अच्छी तरह जानता था कि स्टार बीस्ट की रक्त रेखा उसके शरीर में अधिक से अधिक एकीकृत होने लगी थी। यदि कोई साधारण व्यक्ति ऐसा करता तो शायद वह पागल हो जाता। यह ऐसा था जैसे दो पूरी तरह से अलग व्यक्तित्व शरीर में परस्पर विरोधी थे। लेकिन उनके लिए इस समस्या को सुलझाना कोई मुश्किल काम नहीं था। जब तक वह चाहता था, यह स्टार बीस्ट अवतार अब उसे प्रभावित नहीं कर सकता था। वह मिंगक्सिन प्राचीन वृक्ष के साथ पूरी तरह से शांत मन की स्थिति बनाए रख सकता था, इसलिए वह इस मामले में बहुत चिंतित नहीं था। इसके विपरीत, यह मामला उसके लिए एक बुरी बात नहीं हो सकता है। वह अपने दिल को आराम दे सकता था, और प्राचीन बेरेंस महाद्वीप में आने के बाद उसके उदास मन को भी कुछ हद तक राहत मिल सकती थी। येज़िवेन इन लोगों को मारने के बाद नहीं रुकी। उसने इन लोगों की सारी संपत्ति लूट ली। अप्रत्याशित रूप से उन्हें 20 मिलियन स्पिरिट क्रिस्टल मिले। उस समय भी उसके पास 65 मिलियन स्पिरिट क्रिस्टल थे, इसलिए उसने कोई भी स्पिरिट क्रिस्टल नहीं खोया। ट्रांसलेटर, एंजेलिस फैंटेसी ट्रांसलेशन एडिटर, एंजेलिस फैंटेसी ट्रांसलेशन होली रियल्म द वेलर्स मैंशन सनी बैम्बू आइलैंड से ज़्यादा दूर नहीं था। येज़िवेन ने 1 और सवा घंटे के लिए उड़ान भरी और पवित्र क्षेत्र में रहने वालों की हवेली के ऊपर आकाश में पहुंचे। येज़िवेन के विचार के विपरीत समुद्र का यह क्षेत्र उबल रहा था, लगातार बुदबुदा रहा था। फिर जलवाष्प ने पूरे समुद्र को ढक लिया, जिससे धुंध बन गई। येज़िवेन तुरंत अंदर कूद पड़े और अचानक उन्हें लगा जैसे उनका पूरा शरीर जलने वाला है। उसने खुद को बचाने के लिए जल्दी से अपनी आभा क्यूई को छोड़ दिया। येज़िवेन ने अधूरा बताया गया नक्शा निकाला और पाया कि अमर की हवेली यहाँ से बहुत दूर नहीं थी। वास्तव में नक्शे के बिना भी येज़िवेन अभी भी इसे अलग कर सकता था, क्योंकि समुद्री जल के 20,000 मीटर से अधिक तक डूबने के बाद वह देख सकता था कि चिलचिलाती गर्मी की लहर के कारण पूरे समुद्र तल ने अप्रत्याशित रूप से एक विस्तृत क्षेत्र खोल दिया था समुद्री जल के बिना। इस जगह को देखते हुए, जिसे समुद्र का तल माना जाता था, अब पूरी तरह से फटा हुआ है। येज़िवेन को एक तरह की अवास्तविक अनुभूति हुई, और आसपास के तापमान के कारण समुद्र में राक्षस जानवरों ने भी इस जगह से परहेज किया था, और बहुत कम राक्षसी जानवर इसका सामना कर सके। यद्यपि इस मानचित्र पर चिन्हित कई चीजें बहुत अविश्वसनीय लगती हैं और उनमें से कई स्पष्ट रूप से चिन्हित नहीं हैं, लेकिन यह अभी भी कुछ नहीं से बेहतर है। येज़िवेन ने मानचित्र पर सभी चीजों को याद कर लिया और फिर मानचित्र को हटा दिया। यह एक बंजर भूमि की तरह था। एक नज़र में यह कम से कम दसियों हजार मील की दूरी पर था। येज़िवेन आह भरने से खुद को रोक नहीं सकती थी। कोई फर्क नहीं पड़ता कि यह पवित्र क्षेत्र वासियों की हवेली किसकी थी, या यह पौराणिक पवित्र क्षेत्र वासियों की थी। यह कम से कम एक अतुलनीय बिजली घर होने के लिए पर्याप्त था। इस हवेली को देखकर ही अंदाजा लगाया जा सकता था कि इस हवेली का मालिक कितना ताकतवर है। येज़िवेन ने दूर से देखा और एक अतुलनीय विशाल हवेली देखी। हालांकि इसे एक हवेली कहा जाता था, यह वास्तव में एक विशाल क्षेत्र जैसा था। यह क्षेत्र एक विशाल सरणी द्वारा बाहरी दुनिया से अलग थलग था। इसके खुलने से पहले यह जगह बाहरी दुनिया से अलग थलग दुनिया की तरह थी। हालांकि पवित्र क्षेत्र में रहने वालों की हवेली खोले जाने के बाद यह स्थान अचानक और अधिक जीवंत हो गया। येज़िवेन पवित्र क्षेत्र में रहने वालों की हवेली के प्रवेश द्वार तक गई। अन्य स्थानों को धुंध की परतों द्वारा अवरुद्ध कर दिया गया था, लेकिन प्रवेश द्वार नहीं था, इसलिए येज़िवेन केवल वहां चुन सकती थी। अचानक येज़िवेन ने एक पुराने परिचित को बहुत दूर नहीं देखा।
यह कोई और नहीं बल्कि स्कारलेट थंडर गैंग के स्कारलेट थंडर इमोर्टल और कुछ स्कारलेट थंडर गैंग के विशेषज्ञ और बुजुर्ग थे। वैंग फैमिली के लाइनअप की तुलना में स्कारलेट थंडर गैंग का लाइनअप निस्संदेह बहुत बेहतर था। उनमें से लगभग सभी के पास अनुभवातीत क्षेत्र तीसरे स्तर की साधना थी। यहाँ तक स्कारलेट थंडर इमॉर्टल और 2 पुराने बुजुर्गों के पास उत्कृष्ट क्षेत्र चौथे स्तर की साधना थी। यह कोई सामान्य ट्रांसेंडेंट रियल्म 4th लेवल नहीं था, बल्कि ट्रांसेंडेंट रियल्म 4th लेवल पीक था। उनमें से प्रत्येक एक अत्यंत खतरनाक चरित्र था। वे अभी अलग अलग काश्तकारों से पूरी तरह से अलग समूह थे। इसमें कोई शक नहीं था कि वे वांग परिवार से कहीं ज्यादा मजबूत थे। उसी समय जब येजिवेन ने उन्हें खोजा, उन्होंने येजिवेन को भी खोजा। वे अचानक थोड़ा सतर्क हो गए, खासकर जब येशिवेन ने अपने बीच एक बुजुर्ग को देखा। उन्होंने पहले उसका शिकार करने की योजना बनाई, लेकिन दुर्भाग्य से वे अंत में पकड़ने में असफल रहे। स्कारलेट थंडर गैंग का लाइनअप निस्संदेह वांग परिवार की तुलना में बहुत अधिक मजबूत था। यह अफसोस की बात थी कि येजिवेन, जिसने पारलौकिक क्षेत्र में प्रवेश किया था, पहले से अलग थी। कम से कम कुछ दिनों पहले की तुलना में जबरदस्त बदलाव आया है। येजिवेन, स्कारलेट थंडर इमोर्टल की भौहें तन गईं येशिवेन को देखते हुए। वह इस नाम का गुनगुनाती नजर आ रही थी। इस दौरान उनके कानों में बार बार यही नाम आता था। चाहे वह उस समय उनकी व्यक्तिगत जांच हो, कोई नतीजा नहीं निकला। बाद में गिरोह के बुजुर्ग येजिवेन का पीछा करने में विफल रहे, या क्राउन प्रिंस क्रोकोडाइल की येजिवेन के लिए चिंता, वह कुछ हद तक इस व्यक्ति में दिलचस्पी ले रही थी। वह सरल नहीं है, बिल्कुल सरल नहीं। जिस क्षण से क्राउन प्रिंस क्रोकोडाइल ने उसे देखा, उसे लगा कि वह सरल नहीं है। आखिरकार सभी आधा चरण पारलौकिक क्षेत्र के विशेषज्ञ उसकी हथेली का सामना नहीं कर सकते थे। लोग विश्वास करेंगे कि ऐसे व्यक्ति ने ई जियांग तियान को मार डाला है ना। आखिरकार स्कारलेट थंडर इमोर्टल ने भी शीर्ष 100 युवा विशेषज्ञों में प्रवेश किया। यह रैंकिंग उत्कृष्ट नहीं लग रही थी, लेकिन वास्तव में जब तक कोई इसके बारे में सोचता था, तब तक फूले हुए बादल सागर क्षेत्र में बहुत से लोग थे। यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि दसियों अरब लोग थे। जो शीर्ष 100 में पहुंच सके वे सभी जीनियस थे। उसे अपनी ताकत का भी बहुत घमंड था। हालांकि केवल एक ही व्यक्ति जिसके बारे में वह निश्चित नहीं थी, वह येजिवेन थी। ऐसा इसलिए था क्योंकि वह उसकी निचली रेखा की जांच नहीं कर पाई थी। दूसरे शब्दों में, उसकी लड़ने की शक्ति उसके अपने दायरे से कहीं अधिक थी। वास्तव में वह नहीं बता सकती थी कि यह सच था या नहीं। यह वही बच्चा निकला। हमने उसे पहले भाग जाने दिया और अब वह वापस आने की हिम्मत करता है। वह वास्तव में बोल्ड है। मिस, क्या हमें उसे मार देना चाहिए? इस समय 2 बुजुर्गों के बीच अधेड़ आदमी ने कहा। वह वही था जिसने पहले येशिवेन को ट्रैक किया था, लेकिन येशिवेन भाग गया। कहा जा सकता है कि इस मामले ने गुस्से का पेट भर लिया है। इसे निकालने के लिए कोई जगह नहीं थी, लेकिन कोई दूसरा रास्ता नहीं था क्योंकि उसने येशिवेन को खो दिया था। सौभाग्य से वैनिशिंग शैडो जहरीले मगरमच्छ कबीले ने भी येजिवेन को खो दिया था, इसलिए उसकी प्रतिष्ठा अभी भी सभ्य मानी जाती थी। चिंता मत करो, हमें अब कई दिन हो गए हैं। उसके मामले में देरी करने की कोई जरूरत नहीं है। चलो पहले अंदर चलते हैं। अंदर जाने के बाद देखते हैं। स्कारलेट थंडर अमर सहमत नहीं था। चूंकि येजिवेन अपने अधीन पहले बुजुर्ग से बच सकती थी, वो जानती थी कि येजिवेन की गति तकनीक असाधारण थी। नहीं तो वह ऐसा नहीं कर पाता। अगर वो येजिवेन को पकड़ना या यहाँ तक मारना चाहती है, तो यह बहुत मुश्किल होगा। भले ही वह सफल हो गई, इसमें काफी समय लगेगा। लंबे समय के बाद बहुत देर हो चुकी होगी। यह वह स्थिति नहीं थी जो वह देखना चाहती थी। कहने की जरूरत नहीं है, वो येजिवेन की उभरती हुई आभा से अंदाजा लगा सकती थी कि येजिवेन शायद अब पारलौकिक क्षेत्र में प्रवेश कर चुकी है। अतीत में हाफ सटेप ट्रांसेंडेंट दायरे से निपटना पहले से ही मुश्किल था। उनके पास एक मजबूत काया थी और उनकी गति की तकनीक और भी तेज थी। अब जब उसने उत्कृष्ट क्षेत्र में प्रवेश कर लिया है, तो इससे निपटना अधिक कठिन होगा। असली कारण यह था कि इस पवित्र क्षेत्र में रहने वालों की हवेली में हर मिनट कीमती था। कोई नहीं जानता था कि पवित्र क्षेत्र में रहने वालों की हवेली कब बंद हो जाएगी। भले ही वह बंद न हो, अगर सभी अच्छी चीजें दूसरों को मिल जाती, तो वे यहाँ व्यर्थ ही आते। इसकी तुलना में येजिवेन नगण्य थी। इसके अलावा उसके पास येजिवेन को मारने का कोई कारण नहीं था। बेशक अगर येशिवेन ने उसे रोका होता तो यह दूसरी बात होती। वो भाग्यशाली है। बुजुर्ग ने येजिवेन को घृणा से देखा, फिर सभी के पीछे पीछे पवित्र क्षेत्र में रहने वालों की हवेली में गया। येजिवेन, मुझे डर है कि वे लोग तुम्हारे बहुत अनुकूल नहीं हैं। मुस्कराते हुए येमो ने कहा। येजिवेन ने सिर हिलाया। यह पुष्टि करने के बाद कि वे सभी प्रवेश कर चुके हैं, वह जल्दी से प्रवेश द्वार की ओर बढ़ा। दोस्ताना होना कोई बड़ी बात नहीं है। जब तक वे मुझे उकसाते नहीं हैं, तब तक सब ठीक है। अगर वे वास्तव में मेरे पीठ पीछे कुछ करने की हिम्मत करते हैं, तो मैं विनम्र नहीं रहूंगा।
स्कारलेट थंडर गैंग की तरह। हालांकि ये ज़िवेन अब उन स्कारलेट थंडर गैंग के लोगों से नहीं डरती थी, लेकिन वह उनके साथ यहाँ नहीं उलझना चाहती थी। अन्यथा यदि वह पवित्र क्षेत्र में रहने वालों की हवेली में खजाने की भूमि से चूक जाता है तो यह एक भयानक नुकसान होगा। इसलिए वह इसे न देखने का नाटक करेगा। पवित्र क्षेत्र में रहने वालों की हवेली में कदम रखने के बाद ये ज़िवेन ने आखिरकार भयानक गर्मी की लहर को महसूस किया। ऐसे वातावरण में वुड बर्निंग सेबर तकनीक जैसी ब्लेड तकनीकें सबसे भयानक शक्ति का प्रयोग कर सकती हैं। अग्नि विशेषता वाले योद्धाओं के लिए यह खेती के लिए एक प्राकृतिक स्वर्ग था। पूरे पवित्र क्षेत्र में रहने वालों की हवेली पौराणिक फ्लेमिंग माउंटेन की तरह राक्षसी गर्मी की लहरों के साथ एक भट्टी की तरह थी। जहां तक नजर जा सकती थी वह लाल था, जैसे कि वह एक उग्र दुनिया में हो। ये ज़िवेन जितनी गहराई में जाती तापमान उतना ही गर्म होता जाता था। यहाँ तक उन्हें हर समय खुद को उसमें लपेटने के लिए आभा कवच को सक्रिय करना पड़ा, नहीं तो उसका अत्याचारी शरीर भी असहज महसूस करेगा। यहाँ की दुनिया एक तंदूर में लग रही थी। यह बहुत गर्म और लाल था। हालांकि इतनी गर्म जगह में जीवन नहीं बुझाया गया था। इसके विपरीत इसे जीवन शक्ति से भरा माना जा सकता है। पहाड़ की चोटियां, एक हरा भरा जंगल और मूसलाधार नदियां एक दूसरे को काटती हुई एक विचित्र दुनिया का निर्माण करती हैं। ये ज़िवेन, अगर आप यहाँ वुड बर्निंग सेबर तकनीक का अभ्यास करते हैं तो आप पानी में मछली की तरह होंगे। यह एक अच्छी जगह है, ये ज़िवेन ने कहा। हालांकि उनका मुख्य ध्यान इस पर नहीं था। उसे याद आया कि मानचित्र पर कई स्थान खजाने से चिन्हित हैं। यह नक्शा कोई रहस्य नहीं था, इसलिए उन जगहों पर बहुत से लोगों की भीड़ लगनी चाहिए। वह पहले ही देर से आया था, इसलिए जल्दी न की तो उसे डर था कि कहीं समय आने पर कुछ पाने का मौका न मिल जाए। ये ज़िवेन के पवित्र क्षेत्र में रहने वालों की हवेली में प्रवेश करने के कुछ ही समय बाद उसे एक आश्चर्यजनक हमले का सामना करना पड़ा। हालांकि यहाँ का तापमान हास्यास्पद रूप से अधिक था, फिर भी वहाँ जानवर जीवित थे। उसकी दृष्टि में लाल रंग का एक पिंड लाल बादल की तरह था जो आकाश को धुंधला कर रहा था और पृथ्वी को ढंक रहा था, क्योंकि यह दूर से ही झपटता था। उसने अपनी आंखों पर ध्यान केंद्रित किया और देखा कि यह वास्तव में खून के रंग के विशाल मच्छरों का एक अंतहीन झुंड था। प्रत्येक खून के रंग का विशाल मच्छर एक मुट्ठी के आकार का था और उसके सिर पर खून के रंग के लंबे कांटे एक योद्धा की सुरक्षात्मक आभा ढाल को आसानी से भेद सकते थे। इस प्रकार के जीव को मानचित्र पर अंकित किया गया था। इस जीव को मानचित्र पर कब अंकित कर दिया गया यह किसी को पता नहीं चला। यह बहुत खतरनाक था। शायद कोई भी यादृच्छिक व्यक्ति केवल ऋषि क्षेत्र में था या युवा केवल किंवदंती क्षेत्र में थे। हालांकि इतनी बड़ी संख्या निश्चित रूप से लोगों को निराश करेगी। यहाँ तक ट्रांसेंडेंट रियलम 7th लेवल के विशेषज्ञ भी इसमें फंसने पर मर जाएंगे। हालांकि ये ज़िवेन डरने वाली नहीं थी। जब तक वह इन लाल रंग के विशालकाय मच्छरों में पूरी तरह से नहीं गिर जाता तब तक यह ठीक रहेगा। इसमें फंसे बिना औसत व्यक्ति की गति को बनाए रखना असंभव था। केवल ये ज़िवेन ही ऐसा कर सकती थी। एक क्षण में रक्तलाल विशाल मच्छरों से भरा आकाश पहले ही एक ज़िवेन के सामने उड़ चुका था। विशाल गुंजन ध्वनि ने दुनिया में अन्य सभी ध्वनियों को ढक लिया, जैसे कि इस दुनिया में यह एकमात्र ध्वनि थी। ये ज़िवेन के पीछे तूफान के पंख तुरंत फैल गए। उसने इन लाल रंग के विशालकाय मच्छरों की शक्ति को कम आंकने की हिम्मत नहीं की। तोड़ना, ये ज़िवेन गंभीर भाव से चिल्लाए। उसके हाथ में लंबी तलवार तुरंत संघनित हो गई। झंझनाना, बजना, बजना, खनखनाहट की आवाज अंतहीन थी। यह आकाश में अनगिनत तलवार प्रभामंडलों में विभाजित हो गया और तुरंत भेद गया। यह दफन तलवार थी। हालांकि इसकी शक्ति दफन स्वर तलवार या दफन पृथ्वी तलवार से हीन थी। यह समूह की लड़ाई में बहुत उपयोगी थी, विशेष रूप से इन खून के रंग के विशाल मच्छरों के खिलाफ। तलवार की रोशनी से बह गए सभी लाल रंग के विशाल मच्छर बिना किसी अपवाद के एक अजीब सी चीख निकले। वे खून के धुंध के बादल में फिसल गए और हवा में फट गए। ये ज़िवेन खून के रंग के सैकड़ों मच्छरों को एक बार से मार सकती थी। हालांकि यह करोड़ों खून के रंग के विशाल मच्छरों के लिए कुछ भी नहीं था। जैसे ही वह एक पैच साफ करता, दूसरा दिखाई देता। यह जल्दी से अनगिनत लाल रंग के विशाल मच्छरों से भर गया। ये ज़िवेन लाल रंग के विशाल मच्छरों से घिरे नहीं होने की गति को बनाए रखते हुए लड़े और पीछे हट गए। हालांकि वह बहुत तेज या बहुत धीमा नहीं था। इस समय उन्होंने वुड बर्निंग सेबर तकनीक का प्रसार करना शुरू किया। ये ज़िवेन के शरीर में रहस्यमय स्थान चमकदार रोशनी से चमकने लगा। सूचनाओं के समूहों का विश्लेषण किया जाने लगा और फिर ये ज़िवेन की दिव्य आत्मा में ब्रांडेड किया गया। वुड बर्निंग सेबर तकनीक के बारे में ये ज़िवेन की समझ में भी अभूतपूर्व गति से सुधार हो रहा था। वुड बर्निंग सेबर तकनीक के 3 चरणों में से इंटरनल ट्रेनिंग, फाउंडेशन बिल्डिंग, थरी क्यूई रिफाइनमेंट और एविल क्यूई रिफाइनमेंट सेबर, ये ज़िवेन ने खेती शुरू करते ही इंटरनल ट्रेनिंग फाउंडेशन बिल्डिंग में लगभग महारत हासिल कर ली थी। यह कदम पहले 5 तत्वों की आपसी पीढ़ी के स्तर तक पहुंचना चाहिए।
यह बहुत संतुलित नहीं हो सकता है, लेकिन यह 5 तत्वों की पारस्परिक पीढ़ी को प्राप्त करने में सक्षम होना चाहिए। हालांकि येकशिवेन के लिए यह कोई समस्या नहीं थी, जिसने स्टार बीस्ट के खून को आत्मसात कर लिया था। इंटरनल ट्रेनिंग फाउंडेशन बिल्डिंग की प्रक्रिया को पूरा करने के बाद अगला कदम 3 यिंग क्यूई रिफाइनमेंट था, जो शरीर में वुड बर्निंग सेबर तकनीक की अनूठी ऊर्जा की खेती करना था। येकशिवेन ने अपने बड़े हाथ फैला दिए। 5 तत्वों की शक्ति धातु, लकड़ी, पानी, अग्नि और पृथ्वी उसके हाथों में बनी और बुझी। जल्द ही यह असामान्य रूप से लाल हो गया। ऐसा लग रहा था जैसे कोई लकड़ी का टुकड़ा जल रहा हो। ये जीवेन ने कृपाण आभा को संघनित करते हुए अपने हाथ में लंबी तलवार लहराई। उसने तलवार की रोशनी तेज की और खून के रंग के विशालकाय मच्छरों का गला घोंट दिया, जो उड़ गए थे। वह एक सापेक्ष गति बनाए रखता था। एक ओर वह खून के रंग के विशाल मच्छरों पर लटक सकता था, दूसरी ओर वह उनसे घिरा नहीं था। खून के रंग के इन विशाल मच्छरों की तात्कालिक स्प्रिंट गति बहुत तेज थी। लगभग एक पल में वे सैकड़ों मीटर दूर गोता लगा सकते थे। यदि यह एक सामान्य व्यक्ति होता, जब तक वे एक निश्चित सीमा के करीब होते, तब तक उनके पीछा से बचना मुश्किल होता। हालांकि ये ज़िवेन की कम दूरी की गति उनसे तेज थी। वह सुनहरी रोशनी के एक समूह की तरह था, इसलिए वह हमलों के जत्थों के तहत लगातार उनका पीछा कर सकता था। चूंकि खून के रंग के विशाल मच्छरों को लगातार आधे में काट दिया गया था, वे खून की धुंध के बादल में बदल गए और त्यान्युवान मिर द्वारा लगातार अवशोषित किए गए। ये ज़िवेन और मारो और त्यान्युवान मिर को जल्द ही मानव स्तर इंटरमीडिएट में पदोन्नत किया जाएगा। ये मो की आवाज़ फी किसी उत्तेजित थी। ये मो के शब्दों को सुनकर ये ज़िवेन ने अचानक और अधिक सख्ती से मार डाला। वह महसूस कर सकता था कि उसके शरीर में त्यान्युवान मिर एक महत्वपूर्ण बिंदु पर पहुंच गया है, एक महत्वपूर्ण बिंदु जिसे एक कदम से तोड़ा जा सकता है। इस समय हार मानना भी असंभव था। ये ज़िवेन की गति लगभग पूरे खून के रंग के विशाल मच्छरों के समान थी, जो सीधे पवित्र क्षेत्र के निवासियों की हवेली के आंतरिक भाग की ओर भाग रहे थे। रास्ते में कई योद्धा इस दृश्य को देखकर लगभग डर गए। यह नकली है, ठीक है। यह व्यक्ति कौन है? वह वास्तव में खून के रंग के विशाल मच्छरों द्वारा लक्षित होता है। वह मर चुका है। ऐसा कहा जाता है कि इस पवित्र क्षेत्र में रहने वालों की हवेली में इन खून के रंग के विशाल मच्छरों द्वारा सबसे खतरनाक चीज को निशाना बनाया जाना है। हालांकि उनमें से कोई भी खतरा नहीं है, विशाल समूह उन्हें सबसे भयानक हत्यारा बनाता है। उनके लिए भागते समय उन खून के रंग के विशाल मच्छरों को मारना एक अकेले व्यक्ति के लिए असंभव था। ये विशेषज्ञ पागलों की तरह भाग रहे थे और पास आने की हिम्मत नहीं कर रहे थे। उन्हें डर था कि लाखों करोड़ों खून के रंग के विशाल मच्छरों के इस बड़े समूह द्वारा उन्हें निशाना बनाया जाएगा। अगर ऐसा हुआ तो वे सचमुच खत्म हो जाएंगे। उनके पास ये ज़िवेन जैसी गति नहीं थी, इसलिए वे लगातार बच नहीं सकते थे। मेरे लिए तोड़ो। अचानक येकशिवेन ने फिर से हमला किया, लेकिन इस बार यह उसके हाथ में लंबी तलवार नहीं थी, बल्कि उग्र कृपाण आभा थी। यह एक धधकती कृपाण आभा थी। एक पल में आकाश में भरी हुई गर्मी की लहर खुल गई और कृपाण आभा नीचे गिर गई। पुची पुची पुची। अनगिनत खून के रंग के विशालकाय मच्छरों को मौके पर ही आधा काट दिया गया। रक्तरंजित बादलों में उसने सैकड़ों मीटर की दूरी को चीर डाला। उन खून के रंग के विशालकाय मच्छरों को जो इस लौ से लंबे कृपाण से काटे गए थे, ऐसा लगता था कि उनके ऊपर का सारा पानी एक पल में वाष्पित हो गया और वे चारकोल की तरह काले हो गए। ये ज़िवेन बहुत खुश थी। उन्होंने अंत में इस वुड बर्निंग सेबर तकनीक का अभ्यास किया। हालांकि यह अपने विखंडन के कारण केवल मध्यवर्ती मानव स्तर था, ऐसे वातावरण में ये ज़िवेन आसानी से उन्नत मानव स्तर की शक्ति का प्रयोग कर सकते थे। शक्ति उनकी बिखरी हुई स्टार मुट्ठी से कमजोर नहीं थी। इसके विपरीत ऐसे माहौल में खपत बिखरी हुई स्टार फिस्ट की तुलना में काफी कम थी। हालांकि यह केवल प्रारंभिक अभ्यास था और यह एक मामूली उपलब्धि भी नहीं थी, उसके लिए यह सबर तकनीक सिर्फ प्रवीणता थी। वुड बर्निंग सेबर तकनीक का पूरी तरह से अभ्यास करने के बाद वह शेष खंडित हिस्सों को निकालना शुरू कर देगा और वुड बर्निंग सेबर तकनीक को उन्नत मानव स्तर पर पुनर्स्थापित करेगा। ये ज़िवेन के हाथ में जलता हुआ लंबा ब्लेड तेजी से और तेजी से कट गया। यह आकाश में खिले हुए परिष्कृत फूल की तरह लग रहा था। अनगिनत ज्वलनशील ब्लेड और रस उसमें से छलक पड़े। आसपास की हवा मानो जलने लगी थी। अनगिनत खून के रंग के विशाल मच्छर आग की लपटों में उड़ने वाले पतंगों की तरह थे। वे आग की लपटों में सिर के बल गिरे और इससे पहले कि वे कुछ कर पाते, वे उड़ने वाली राख में कट गए। हालांकि खून के रंग के पूरे विशाल मच्छरों के झुंड के लिए यह सिर्फ एक छोटा सा था। दुश्मन को हराने का उनका तरीका एक बड़ी संख्या पर भरोसा करना था, विशेष रूप से अत्याचारी समूह पर नहीं। ये ज़िवेन को खुद नहीं पता था कि वह कितने समय से आगे उड़ रहा था। वह लगभग पूरी तरह से खून के रंग के विशाल मच्छर के झुंड के साथ लड़ाई पर केंद्रित था। काफी देर तक उड़ने के बाद न जाने कितने खून के रंग के विशालकाय मच्छर उसके हाथों मर गए।
वह यह भी नहीं जानता था कि यह 1 मिलियन या 10 मिलियन था, लेकिन खून के रंग के विशाल मच्छरों का समूह क्रोधित लग रहा था। उन्होंने येकशिवेन जैसे कठिन प्रतिद्वंदी का कभी सामना नहीं किया था। सामान्यतया अन्य योद्धाओं या जानवरों का सामना केवल तभी होता है जब वे उनका सामना करते हैं। वे या तो पूरे रास्ते भाग जाएंगे या बचने में असफल रहेंगे। अंत में उन्हें सुखाकर सुखाया जाएगा और सूखी लाशों में बदल दिया जाएगा। हालांकि येकशिवेन की गति बिल्कुल भी धीमी नहीं थी। विशेष रूप से थोड़ी दूरी पर वह उनसे तेज था, जिसके कारण उन्हें सीधे तौर पर निष्क्रिय रूप से पीटा गया। वे येकशिवेन के साथ कुछ भी नहीं कर सकते थे। बूम! येजीवेन के शरीर से एक खूनी आभा निकल गई। त्यानयुवान मिरर बस उसके शरीर से बाहर कूद गया और एक राजसी और शक्तिशाली आभा अनियंत्रित रूप से बह गई। बूम! त्यानयुवान मिरर से एक विशाल रक्त स्तंभ फटा और खून के रंग के विशाल मच्छर के झुंड में गिर गया। इसने तुरंत सैकड़ों मीटर की जगह साफ कर दी। मध्यवर्ती मानव स्तर पर पदोन्नत होने के बाद त्यानयुवान मिरर की शक्ति दोगुनी हो गई थी। येजीवेन जोर से हंसे और उनके पीछे हवा और गड़गड़ाहट तेज हो गई। वह जल्दी से एक सपने देखने वाले में बदल गया और खून के रंग के विशाल मच्छरों के इस अंतहीन समूह से छुटकारा पा लिया। चूंकि त्यानयुवान मिरर का सफलतापूर्वक प्रचार किया गया था, उसे अब इन खून के रंग के विशालकाय मच्छरों से नहीं लड़ना था। हालांकि पवित्र क्षेत्र में रहने वालों की हवेली समुद्र के तल पर थी, वहां अनगिनत जानवर रहते थे। अगले कुछ दिनों में येजीवेन को जानवरों के कई और समूहों का सामना करना पड़ा, लेकिन उनका सामना लाल रंग के विशालकाय मच्छरों जैसे जानवरों के समूह से नहीं हुआ, जो बेजोड़ थे। पफ! येजीवेन ने अपने हाथ में उग्र लंबी कृपाण लहराए और एक उत्कृष्ट दायरे के तीसरे स्तर के जानवर का सिर काट दिया। रक्त छलक गया और गर्म तापमान से जल्दी से वाष्पित हो गया। इस गर्म पवित्र क्षेत्र में रहने वालों की हवेली में लगभग सभी जानवर अग्नि विशेषता वाले जानवर थे। इस पवित्र क्षेत्र में रहने वालों की हवेली में वे पानी में मछली की तरह रह सकते थे। बूम! दूर एक चमकदार लाल बत्ती सीधे आसमान में जा गिरी। एक राजसी जीवन शक्ति ने दुनिया को हिला दिया। येजीवेन की आंखें अचानक गरिमा में हो गईं। क्या एक शक्तिशाली जीवन शक्ति में उतार चढ़ाव है, या तो खजाने का जन्म है या खजाने का परिपक्व होना है? येजीवेन ने कहा। येजीवेन ने अपने चारों ओर एक अत्याचारी आभा महसूस की जैसे ही यह लाल बत्ती आसमान में उड़ गई। सब उसी की ओर बढ़ रहे थे। इस लाल बत्ती ने काफी लोगों का ध्यान खींचा था। सभी की गति चरम सीमा तक बढ़ गई। येजीवेन ने न केवल यह महसूस किया था कि एक खजाना पैदा हो सकता है, बल्कि हर कोई इसमें निहित अवसर को भी महसूस कर सकता है। येजीवेन स्वाभाविक रूप से रुकी नहीं। वह सीधे आसमान में उड़ गया और उस जगह की ओर उड़ गया जहां से लाल बत्ती गुजरी थी। जल्द ही अनगिनत योद्धाओं के बीच हंगामा करने वाली लाल बत्ती बिना किसी निशान के गायब हो गई, लेकिन इसने उस दिशा में जाने वाले सभी को प्रभावित नहीं किया। येकशिवेन के आने से पहले ही बहुत सारे लोग आ चुके थे। वह आने वाले पहले व्यक्ति नहीं थे। यह एक घाटी थी। घाटी के बीचों बीच एक विशाल लाल वृक्ष सबकी आंखों के सामने प्रकट हो गया। बड़े पेड़ पर 5 लाल रंग के फल थे, जो पूरे पेड़ का सार थे। इस समय यह परिपक्व लग रहा था, एक आकर्षक सुगंध बुझा रहा था। पेड़ के आसपास कुछ लोग थे। वे कोई और नहीं बल्कि वांग परिवार के लोग थे। छोटे बच्चे, यहाँ से चले जाओ। यह तुम्हारे लिए घर खेलने की जगह नहीं है। यह फीनिक्स फ्लेम फ्रूट ट्री कुछ ऐसा नहीं है जिसे तुम छू सकते हो। इस समय एक काले बागे में एक बूढ़े व्यक्ति ने वांग परिवार को ठंड से देखा और कहा। उन्होंने वांग परिवार को अपनी आंखों में नहीं डाला। उसकी निगाहें इस उग्र लाल पेड़ पर टिकी थीं। यह पता चला है कि यह फीनिक्स का फ्लेम फ्रूट ट्री है। कोई आश्चर्य नहीं कि ओल्ड फ्रीकियन भी यहाँ आकर्षित होता है। किंवदंती है कि फीनिक्स निर्वाण की लपटों से दूषित होने के बाद इस फीनिक्स के फ्लेम फ्रूट ट्री का पुनर्जन्म हुआ था। यदि कोई इस फीनिक्स के फ्लेम फ्रूट ट्री को खाता है तो न केवल उनके भौतिक शरीर में एक स्तर तक सुधार होगा, बल्कि वे एक निश्चित सीमा तक फीनिक्स अमर शरीर के समान प्रभाव भी प्राप्त कर सकते हैं। भविष्य में उन्हें मारना बेहद मुश्किल होगा। उद्धरण चिन्ह। यह फीनिक्स का फ्लेम फ्रूट ट्री इतना शक्तिशाली है। दुर्भाग्य से यह ओल्ड फ्रीकियन के हाथों में आ जाएगा। ओल्ड फ्रीकियन की ताकत बहुत अत्याचारी है। वह हत्या करने में बेहद अच्छा है। यहाँ तक कि ट्रांसेंडेंट रियल्म 5th लेवल के विशेषज्ञों के पास मरने का रिकॉर्ड है। हाथ। चारों ओर की फुसफुसाहट सबके कानों तक पहुंची। हर कोई पेड़ का संकी है। फैंग फ्रीक ऑफ येन ऑफ फैंग ऑफ फ्रीक ऑफ शान। वांग परिवार में हर कोई अचानक थोड़ा पीला पड़ गया। वे उत्कृष्ट क्षेत्र के स्वामी भी थे, लेकिन इस समय उन्हें वास्तव में एक छोटा बच्चा कहा जाता था। यह बहुत बड़ा अपमान था। हालांकि इस समय उनके पास कोई विकल्प नहीं था। उन्होंने ओल्ड फ्रीकियन की बदनामी के बारे में सुना था। एक बार एक व्यक्ति था जो उसकी पीठ पीछे उसकी बुराई करता था। परिणामस्वरूप उनके पूरे परिवार का वध कर दिया गया। वह एक बहुत ही अत्याचारी वयोवृद्ध गुरु थे। इन जूनियर्स की परवाह न करें, यहाँ तक कि वांग यांगहुआ को भी उससे निपटना मुश्किल होगा। वरिष्ठ, यहाँ 5 फल हैं।
हमारे वान परिवार को यह फीनिक्स फ्लेम फ्रूट ट्री सबसे पहले मिला, यह हमारा होना चाहिए, लेकिन चूंकि वरिष्ठ भी यहाँ हैं, इसलिए हम इस पर एकाधिकार करने की हिम्मत नहीं कर सकते। हम उनमें से केवल एक चाहते हैं और अन्य 4 को वरिष्ठ पर छोड़ देते हैं। कैसा रहेगा? इस समय वांग मिंगयू ने आगे बढ़कर कहा, पहले आओ पहले पाओ। क्या ऐसा कोई नियम है? मैं केवल इतना जानता हूं कि बड़ी मुट्ठी वाला उचित है। मुझे यहाँ सभी 5 फल चाहिए। ओल्ड फ्रीक यिन ने उपहास किया। उसने वांग मिंगयू की बातों को दिल से नहीं लिया। वह किस तरह का व्यक्ति था? पहले आओ पहले पाओ उसे हिला सकता था। वह केवल यह मानता था कि बड़ी मुट्ठी वाला उचित था। आसपास के योद्धाओं ने सभी को क्रोधित कर दिया। वास्तव में फीनिक्स का फ्लेम फ्रूट ट्री बहुत कीमती था। कुल एक किले में केवल 5 फल ही पैदा हो सकते थे। अगर ओल्ड फ्रीक यिन वांग परिवार के इन सभी युवा उस्तादों को भगा देना चाहता है तो कोई भी गलत नहीं कहेगा। एक कम प्रतियोगी होना हमेशा अच्छा होता था। हालांकि ओल्ड फ्रीक यिन के शब्दों का मतलब था कि वह उन सभी को खत्म करना चाहता था। दूसरे शब्दों में, वह उस पर एकाधिकार करना चाहता था। यह उनके लिए अस्वीकार्य था, लेकिन ओल्ड फ्रीक यिन की प्रतिष्ठा अभी भी वहां थी। कोई भी बाहर निकलने वाला पहला पक्षी नहीं बनना चाहता था। यह बहुत दबंग है। कोई बात नहीं, हमने इसे पहले पाया। वह हमारे लिए एक भी नहीं छोड़ते। इस समय वान परिवार के समूह के बीच एक युवा गुरु, जो अभी अभी ट्रांसेंडेंट रियल्म फर्स्ट लेवल पर पहुंचा था, ने असंतोष के साथ कहा। शायद वह वान परिवार में खोजे जाने के आदी थे। अब वह पूरी तरह से असंतुष्ट था। जैसे ही ये शब्द सामने आए, वांग परिवार में सभी ने अचानक अपने भाव बदल दिए, विशेष रूप से वांग मिंगयू और वांग फेउन। उनके भावों में भारी परिवर्तन आया। कई अन्य वांग फैमिली मास्टर्स की तुलना में उन दोनों के पास बहुत अधिक अनुभव था। तू जिवेन ने चुपके से देखा और अपना सिर हिला दिया। वांग परिवार के इन युवा मास्टर्स को स्पष्ट रूप से बहुत अधिक झटके नहीं लगे थे। इस समय उन्होंने अभी भी बहस करने की हिम्मत की। पहले आओ पहले पाओ कभी कभी काम आता था, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह नहीं थी। महत्वपूर्ण बात यह थी कि उनकी शक्ति बहुत कमजोर थी। यदि वे काफी मजबूत थे, अकेले ओल्ड फ्रीक यिन को लूटने दें, भले ही उन्होंने ओल्ड फ्रीक यिन को लूट लिया हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। परंतु ताकत नहीं थी, यह सबसे बड़ा पाप था। समृद्ध अनुभव वाला व्यक्ति ऐसा कभी नहीं होगा। अच्छा, ओल्ड फ्रीक यिन का चेहरा थोड़ा बदल गया। वह खुश हो गया, लेकिन उसकी आंखों में एक जानलेवा चमक थी। स्विश! ओल्ड फ्रीक यिन ने अपने पैर पटक दिए और उसका फिगर तुरंत गायब हो गया। जब वह फिर से प्रकट हुआ, तो वह अभी अभी योद्धा के सामने प्रकट हुआ था। बूम! ओल्ड फ्रीक यिन की पतली हथेली अचानक थप्पड़ मार गई और योद्धा को मौके पर ही थप्पड़ मार दिया गया। उसने मुंह भर खून उगल दिया। वरिष्ठ, कृपया हमारे वांग परिवार का सामना करें और दयालु बने, वांग मिंगयू ने जल्दी से कहा। इस समय वह केवल वांग परिवार का पालन पोषण कर सकती थी। ओल्ड फ्रीक यिन का चेहरा थोड़ा बदल गया, लेकिन वह बस शुष्क रूप से मुस्कुराया। क्या आपको लगता है कि वांग परिवार मुझे डरा सकता है? कहा जा रहा है कि ओल्ड फ्रीक यिन ने वांग परिवार का पीछा करना जारी नहीं रखा। इससे पहले कि मैं अपना मन बदलूं, दफा हो जाओ, ओल्ड फ्रीक यिन ने ठंडेपन से कहा, लेकिन उसने पीछा करने का अवसर जारी नहीं रखा। हालांकि वांग परिवार में हर कोई उदास था इस समय, वे यह भी जानते थे कि वे निश्चित रूप से ओल्ड फ्रीक यिन के विरोधी नहीं थे। वे वांग परिवार के घायल युवा मास्टर के साथ जल्दी से पीछे हट गए। वे मन ही मन बहुत उदास थे। यह स्पष्ट था कि उन्होंने इसे पहले खोजा, लेकिन उन्हें मजबूत ओल्ड फ्रीक यिन को रास्ता देना पड़ा। इस समय वांग परिवार के सभी लोगों ने येजिवेन को भीड़ में पाया और वे अचानक हैरान रह गए। श्री ये, वांग मिंगयू ने तेजी से आगे बढ़कर कहा, यह बहुत अच्छा है कि आप ठीक हैं। हमने सुना है कि उसके बाद कई लोग आपका पीछा करने गए। हम सभी बहुत चिंतित थे। येजिवेन मुस्कुराए और अपना सिर हिलाया। यह ठीक है। उन लोगों के लिए मेरे साथ पकड़ना असंभव है। इसके अलावा भाई ये की ताकत सभी के लिए स्पष्ट है। वे लोग भाई ये को कैसे पकड़ सकते हैं? वांग फेयुन ने मुस्कुराते हुए कहा। इस समय येजिवेन को देखकर उसके दिल में केवल अनंत आनंद था। यह ऐसा था जैसे उसे अचानक कोई भरोसा करने वाला मिल गया हो। शुरुआत में येजिवेन के दक्षिण बांस द्वीप छोड़ने के बाद कई लोग खून की गंध वाले जानवरों की तरह तेजी से उसका पीछा करने लगे। वे थोड़ी देर के लिए चिंतित थे, लेकिन थोड़ी देर बाद खबर आई कि वे येजिवेन से नहीं मिल पाए। ऐसा लग रहा था कि उन्होंने उसे आधे रास्ते में खो दिया। उन्हें राहत मिली। जो भी हो, वैन परिवार और येजिवेन के बीच अभी भी पवित्र क्षेत्र में रहने वालों की हवेली की खोज में बहुत समानताएं थीं। क्या आपने इस फीनिक्स फ्लेम फ्रूट ट्री को सबसे पहले खोजा? येजिवेन ने पूछा। फीनिक्स का फ्लेम फ्रूट ट्री बाहरी दुनिया में भी एक प्रसिद्ध पेड़ था। फीनिक्स का फ्लेम फ्रूट जो उसने काटा वह भी अनगिनत लोगों की इच्छा का उद्देश्य था। यदि फीनिक्स के फ्लेम फ्रूट ट्री पर्याप्त थे, तो फीनिक्स के समान एक अमर शरीर की खेती करना भी संभव था। यह कहा जा सकता है कि कोई नहीं चाहता था। हालांकि फीनिक्स के फ्लेम फ्रूट ट्री का वातावरण बहुत कठोर था।
इसे सामान्य परिस्थितियों में देखना असंभव था। अप्रत्याशित रूप से उन्होंने यहाँ एक फीनिक्स फ्लेम फ्रूट ट्री देखा। यहाँ तक कि येज़िवेन में भी पूरे फीनिक्स के फ्लेम फ्रूट ट्री को छीनने की ललक थी। फीनिक्स का फ्लेम फ्रूट कुछ भी नहीं था। जब तक फीनिक्स का फ्लेम फ्रूट ट्री था तब तक क्या फीनिक्स के फ्लेम फ्रूट्स उतने नहीं होंगे जितने वह चाहते थे। हालांकि यह सिर्फ एक विचार था। वास्तव में यह महसूस करना असंभव था क्योंकि फीनिक्स का फ्लेम फ्रूट ट्री एक अजीब पेड़ था जो फीनिक्स की लपटों से दूषित था। हर बार फल देने के बाद वह स्वयं जल जाता था और फिर निर्वाण पुनर्जन्म फीनिक्स में बदलकर निकल जाता था। इस तरह 99 बार उसे लगातार बदलना पड़ा। यदि रूपांतरण लगातार सफल हो सकता है तो फीनिक्स का फ्लेम फ्रूट ट्री वास्तव में फीनिक्स में बदल सकता है। ऐसा कहा जाता था कि प्राचीन फीनिक्स दायरे में फीनिक्स के फ्लेम फ्रूट ट्री के फीनिक्स थे, इसलिए अनगिनत लोगों ने सोचा कि यह एक अत्यंत जादुई फल का पेड़ है। वांग परिवार में सभी ने कुछ शर्मिंदगी से सिर हिलाया। जो भी हो, फीनिक्स के फ्लेम फ्रूट ट्री की खोज सबसे पहले उनके द्वारा की गई थी, लेकिन उनके पास इसकी रक्षा करने का कोई तरीका नहीं था। वे केवल ओल्ड फ्रीकियन को फीनिक्स के फ्लेम फ्रूट ट्री पर कब्जा करते हुए देख सकते थे। उनके मन में आक्रोश की कल्पना की जा सकती है। इस समय ओल्ड फ्रीकियन काफी गर्व महसूस कर रहा था क्योंकि उसने वांग परिवार के इन जूनियर्स को डरा दिया था। उसकी आंखें बिजली की तरह चमक रही थीं क्योंकि उसने सभी को देखा और कहा, और किसे कोई आपत्ति है। सब चुप थे। अचानक एक बड़ी घंटी जैसी आवाज सुनाई दी। ओल्ड फ्रीकियन, यहाँ 5 फीनिक्स फ्लेम फ्रूट हैं। क्या आप यह सब अपने लिए लेना चाहते हैं? ओल्ड फ्रीकियन, यहाँ 5 फीनिक्स फ्लेम फ्रूट हैं। क्या आप यह सब अपने लिए लेना चाहते हैं? दूर से एक बड़ी घंटी जैसी आवाज आई। लंबे भाइयों का जोड़ा प्रकाश में आया। दोनों भाइयों ने समुद्र में पशु की खाल का चमड़े का कवच पहन रखा था। वे लंबे और मजबूत थे, असामान्य रूप से मजबूत दिख रहे थे। क्या वह कंगना डुओ नहीं है? भाइयों की जोड़ी को किसी ने तुरंत पहचान लिया। इस पास के समुद्री क्षेत्र में कंगना डुओ भी एक प्रसिद्ध अस्तित्व था। वे ओल्ड फ्रीकियन से नहीं हारे। जो बोला वह कंगना डुओ का सबसे बड़ा भाई था। उसकी भेड़िए जैसी आंखें ओल्ड फ्रीकियन को ठंडे तौर पर घूर रही थीं। ओल्ड फ्रीकियन की भौहें तन गईं। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि यह भाइयों की जोड़ी होगी। हालांकि वह दोनों में से किसी से भी अधिक शक्तिशाली था, यहाँ तक कि जब दोनों सेना में शामिल हुए तो उसे भी परेशानी हुई। हे बड़े भाई, लेकिन यह बुरा आदमी सही है। हम दूसरों के साथ क्यों साझा करें? यहाँ के फल हम 2 भाइयों के हैं। अगर दूसरे इसे छीनना चाहते हैं तो हम उन्हें मार डालेंगे। कंगना डुओ के छोटे भाई ने मुस्कराते हुए कहा। उसका रूखा चेहरा कुछ भद्दा लग रहा था। उसने अपने हाथ में एक बड़ा लंबा हथौड़ा निकाला और उसे 2 बार लहराया। सारी हवा एक झटके में चकनाचूर हो गई। दोनों भाइयों की भयानक ताकत की कल्पना की जा सकती थी। तुम मुझसे छीनने की हिम्मत करते हो? तुम मौत को दावत दे रहे हो? ओल्ड फ्रीकियन ने ठंडेपन से कहा। अगर कंगना डुओ उसके साथ काम करना चाहते हैं तो यह बिना बातचीत के नहीं हो सकता है, लेकिन ये दोनों वास्तव में यह सब अपने लिए लेना चाहते थे। यह उनकी सहनशीलता की सीमा को पार कर गया था। ओल्ड फ्रीकियन ने उपहास किया। पतला पंजा अचानक पकड़ लिया। तुरंत एक राक्षसी विशाल पंजा बना। यह तुरंत नीचे गिर गया। हवा में अनगिनत विस्फोट हुए। इसने कंगना डुओ के छोटे भाई को तुरंत पकड़ लिया। कंगना डुओ का छोटा भाई बिल्कुल भी विनम्र नहीं था। उसने तुरंत हथौड़े को लहराया और उसे नीचे गिरा दिया। बूम! सोने और लोहे के टकराने की बड़ी आवाज हुई। भयानक शक्ति सीधे अंतहीन वायु तरंगों को सेट करती है जो तुरंत बह जाती हैं। कंगना डुओ के छोटे भाई ने थोड़ा कदम पीछे लिया। अभी अभी हुए टकराव में उन्हें थोड़ा नुकसान हुआ। वह अचानक चिल्लाया, बड़े भाई, चलो साथ चलते हैं और इस बूढ़े कमीने को मार डालते हैं। कंगना डुओ के बॉस ने तुरंत सिर हिलाया और उसके हाथ में एक चाकू दिखाई दिया। वह नीचे गिरा और मोटी क्यूई ने तुरंत पूरे आकाश को आधे में विभाजित कर दिया, सीधे ओल्ड फ्रीकियन की ओर बढ़ गया। कंगना डुओ के छोटे भाई ने भी तुरंत अपना हथौड़ा लहराया और हमला किया। गति भारी थी, बिना किसी अनावश्यक फैंसी चाल के। यह सिर्फ एक आमने सामने की लड़ाई थी। दोनों भाइयों ने असाधारण मौन समझ के साथ एक दूसरे का सहयोग किया। बूढ़ा डेविल यिन थोड़ा भड़क गया। ये दोनों भाई बहुत तकलीफदेह थे और वे सबसे ज्यादा परेशान करने वाले विशेषज्ञ थे। इस तरह के विशेषज्ञ से निपटना बहुत मुश्किल था क्योंकि उनके पास कोई और तरकीब नहीं थी और केवल सीधे आगे बढ़ने के लिए अपनी ताकत पर भरोसा करते थे। यह इस वजह से था कि उनसे निपटना सबसे कठिन था और किसी भी चाल का मतलब यह नहीं था कि उनमें कोई कमजोरी नहीं थी। ठीक येज़िवेन के हमले की तरह। उनके हमले में गड़गड़ाहट की गति और माउंट ताई की ताकत शामिल थी। उसका विरोधी लगभग वापस लड़ने में असमर्थ था क्योंकि उसने अपनी ताकत और गति को चरम पर पहुंचा दिया था। लेकिन यह सिर्फ परेशानी थी। साधारण सी बात होती तो वह इन दोनों हठी भाइयों से युद्ध नहीं करना चाहता था। हालांकि यह फीनिक्स का फ्लेम फ्रूट था। अगर वह चूक गए तो हो सकता है कि भविष्य में उन्हें ऐसा अवसर न मिले।
फीनिक्स का फ्लेम फ्रूट, जो हमेशा केवल प्राचीन फीनिक्स डोमेन में मौजूद था, अब उसके सामने प्रकट हुआ। अगर वह चूक गया तो वह वास्तव में उसे याद करेगा। इस फीनिक्स के फ्लेम फ्रूट में केवल 5 फल लगे। दूसरे शब्दों में, यह अभी 5वें निर्वाण परिवर्तन से गुजरा था। यह अभी भी अपनी प्रारंभिक अवस्था में था। हर बार जब यह रूपांतरित होता तो फल में 1 की वृद्धि होती। पिछले 99 परिवर्तनों के बाद यह वास्तव में एक फीनिक्स शरीर में बदल जाएगा। प्रत्येक परिवर्तन के बाद फल बेहतर और बेहतर होगा। हालांकि यह फीनिक्स के फ्लेम फ्रूट की सबसे अच्छी स्थिति नहीं थी। यह पहले से ही एक खजाना था जिसे केवल संयोग से ही पाया जा सकता था। ओल्ड डेविल यिन ने अपनी पूरी ताकत से हमला किया। उसकी पतली हथेली एक भूत के पंजे में बदल गई और वह मौके पर ही गिर गया। मोटी काली लहरें दूर तक फैल गईं। बूम बूम बूम। ओल्ड डेविल यिन और कंगनान डुओ ने एक साथ जमकर लड़ाई की। दृश्य पूरी तरह से समान रूप से मेल खाता था, जिससे यह अनुमान लगाना असंभव हो गया कि अंत में कौन जीतेगा। आसपास के अन्य योद्धा भी थोड़े बेचैन होने लगे। उनकी आंखें चमक रही थीं। कोई भी फीनिक्स फ्लेम फ्रूट को छोड़ना नहीं चाहता था। उनके न जाने का कारण यह था कि वे ऐसे अवसर की प्रतीक्षा कर रहे थे। वे ऐसे अवसर की प्रतीक्षा कर रहे थे जहां दोनों को कष्ट हो। अगर उन दोनों को परेशानी हुई तो यह वास्तव में उन्हें मौका दे रहा था। बूम। दोनों पक्षों द्वारा एक बार फिर से मारपीट करने के बाद तीनों आकृतियां आपस में जुड़ गईं और अलग हो गईं। वे तीनों एक दूसरे को गौर से देख रहे थे। आदान प्रदान की इस श्रृंखला में दोनों पक्षों के बीच कोई विजेता या हारने वाला नहीं था। दूसरे शब्दों में, थोड़े समय में विजेता या हारने वाले का निर्धारण करना बहुत कठिन था। इस समय दोनों पक्षों ने नोटिस किया कि उनके बगल में योद्धाओं का एक समूह उन्हें लालच से देख रहा था। हम पहले इन लोगों को भगाने के लिए सेना में शामिल क्यों नहीं हो जाते? उसके बाद फलों को कैसे वितरित करना है, यह हम पर निर्भर है। ओल्ड डेविल यिन ने आंखें घुमाईं और कहा। वह वास्तव में इन लोगों को हटाना चाहते थे जो उनकी राय में अप्रासंगिक थे। भले ही अंत में उसे 2 भाइयों के साथ मौत से लड़ना पड़े, कम से कम वह इन लोगों को आसानी से जाने नहीं देगा। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि अगर केवल वह और दोनों भाई होते तो भी वे आपस में बातचीत कर सकते थे। अंत में उनके पास कुछ भी नहीं होगा। लेकिन अगर ये लोग मौजूद होते तो यह पूरी तरह से अलग होता। कई योद्धाओं के चेहरे अचानक बदल गए। उन्होंने डर के मारे ओल्ड डेविल यिन को देखा। दरअसल उनके पास फायदा उठाने का विचार था, लेकिन अब वे वास्तव में उन्हें साफ करना चाहते थे। आपको हमें साफ करने का क्या अधिकार है? कोई असंतोष में चिल्लाया। टस्क टस्क, बिग ब्रदर, मुझे लगता है कि इस बूढ़े कमीने ने जो कहा वह काफी उचित है। ये लोग वास्तव में परेशान हैं। बेहतर है कि पहले जगह को खाली कर दिया जाए और उनसे छुटकारा पा लिया जाए। कंगना डुओ के दूसरे ने मुस्कुराते हुए कहा, सभी को बुरी नीयत से देख रहे हैं। सभी अचानक घबरा गए। हमें डरने की जरूरत नहीं है। चाहे वे कितने भी शक्तिशाली क्यों न हो, उनमें से केवल 2 ही हैं। वे हम सभी के लिए एक मैच नहीं हो सकते। एक मार्शल अनिच्छा से चिल्लाया। हालांकि इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाता, उसने देखा कि एक बड़ा हथौड़ा मौके पर गिरा हुआ है। इससे पहले कि वह कुछ प्रतिक्रिया कर पाता, वह मौके पर ही 2 हिस्सों में टूट गया। यह वास्तव में परेशानी है। मैंने आपको खो जाने के लिए कहा था, लेकिन आपने नहीं किया। हताहतों के लिए हमें दोष न दें। कंगना डुओ के दूसरे ने दबी हुई आवाज में कहा, थोड़ा अधीर। उसकी इस अचानक हुई निष्ठुरता से हर कोई स्तब्ध रह गया। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि वह इतनी सीधी चाल चलने की हिम्मत करेंगे। लेकिन इसके बारे में सोचते हुए, ये दोनों दल अच्छे लोग नहीं थे। फीनिक्स के फ्लेम फ्रूट के प्रलोभन में लोगों को मारना तो दूर, अगर कुछ बुरा हुआ भी तो वे उसे करेंगे। टस्क टस्क, यह यहाँ बहुत जीवंत है। हमारी स्कारलेट थंडर गैंग कैसे अनुपस्थित हो सकती है? अचानक दूर से एक मधुर आवाज आई। स्कारलेट थंडर अमर हवा में चल रहा था। उसके बगल में एक बुजुर्ग था जो ट्रांसेंडेंट रियल्म 4th लेवल पीक पर भी था। यह अधेड़ उम्र का बुजुर्ग था जो एक शिवेन का शिकार करना चाहता था, लेकिन उसे मारने में असफल रहा। यह तुम लोग हो? ओल्ड फ्रीक यिन ने अपनी अभिव्यक्ति में थोड़े डर के साथ स्कारलेट थंडर इमोर्टल को देखा। वान परिवार के विपरीत, हालांकि वह वान परिवार से थोड़ा डरता था, स्कारलेट थंडर गैंग पास का अत्याचारी था। पास के इस समुद्री क्षेत्र में विशाल वैनिशिंग शैडो, जहरीले मगरमच्छ कबीले और सी ड्रैगन मैंशन के अलावा स्कारलेट थंडर गैंग निश्चित रूप से एक द्वितीय श्रेणी की ताकत थी। गिरोह में कई विशेषज्ञ थे, इसलिए उसे सतर्क रहना पड़ा। हे, यह फीनिक्स फ्लेम फ्रूट, हमारा स्कारलेट थंडर गैंग इसे चाहता है। स्कारलेट थंडर अमर ने मुस्कराते हुए कहा। वह थोड़ी आकर्षक थी, लेकिन उपस्थित सभी लोगों में यह भावना नहीं थी। उन्हें केवल यह महसूस हुआ कि उसे बड़ी भूख लगी है। राक्षस वांग मिंगयू हमेशा की तरह असंतुष्ट था। यदि आप फीनिक्स फ्लेम फ्रूट चाहते हैं तो पहले हमसे पूछें। यह फीनिक्स फ्लेम फ्रूट हमारा है। ओल्ड फ्रीक यिन की तुलना में जो थोड़ा डरपोक था, कंगना डुओ, एक ट्रैक दिमाग वाले ये 2 भाई अधिक निडर थे।
हम्फ, यदि आप हमारे स्कारलेट थंडर गिरोह के खिलाफ जाने की हिम्मत करते हैं तो पृथ्वी के छोर तक पीछा किए जाने की प्रतीक्षा करें। अधेड़ उम्र के बुजुर्ग ने नफरत के साथ कहा, लेकिन उसकी नज़र भीड़ में एक शिवेन की तरफ थी। वह अभी भी ये शिवेन को पहले मारने में अपनी विफलता के बारे में सोच रहा था। क्या आपको लगता है कि मैं आपसे डरता हूँ? ज़्यादा से ज़्यादा मैं तुम्हें मार डालूंगा। मैं बस दूसरी जगह बदल जाऊंगा। कंगना डुओ ने बिल्कुल भी परवाह नहीं की। उनके जैसे योद्धा जो अकेले घूमते थे, उनके लिए इन बड़ी ताकतों के पास प्रतिरोध था, लेकिन यह निरपेक्ष नहीं था। अगर उन्हें मजबूर किया जाता तो वे बस दूसरी जगह जा सकते थे। यह किसी भी स्थिति में कोई बड़ा सौदा नहीं था। हे बड़े भाई, यह लड़की अच्छी है, हम इसे वापस ले सकते हैं। कंगना डुओ के छोटे भाई की आंखों में थोड़ी कामुकता थी और वह मुस्कुराया। स्कारलेट थंडर अमर थोड़ा सिकुड़ी। उसके हाव भाव में घृणा का भाव झलक रहा था। वह इन भयंकर भाइयों से असामान्य रूप से घृणा करती थी। चाहे कुछ भी हो, चाहे हम कैसे भी बांटें, हमें पहले इन अप्रासंगिक लोगों से छुटकारा पाना चाहिए ताकि वे अंत में हमारा फायदा न उठाएं। ओल्ड फ्रीकियन ने अभी भी इस विचार को नहीं छोड़ा। सबके हाव भाव और भी भद्दे हो गए। पुराने फ्रीकियन और कंगनान डुओ का विरोध करना उनके लिए पहले से ही थोड़ा मुश्किल था। स्कारलेट थंडर गैंग के इन दो विशेषज्ञों के शामिल होने का उल्लेख नहीं है, तो उनके लिए बने रहना निश्चित रूप से असंभव था। दफा हो जाओ या मरो। स्कारलेट थंडर गैंग के बड़े ने सभी को ठंडी निगाह से देखा और कहा। हर कोई बेहद अनिच्छुक था, लेकिन कोई दूसरा रास्ता नहीं था। वे केवल घूम सकते थे और निकल सकते थे। यदि आप तुलना करना चाहते हैं कि किसकी मुट्ठी बड़ी है, तो मुझे फीनिक्स फ्लेम फ्रूट के लिए गिने। भीड़ में से एक स्पष्ट आवाज आई। यह एक पतली आवाज थी। यह ये ज़िवेन थी। आप पहले नहीं मरे थे, लेकिन अब आप मरने का इंतजार नहीं कर सकते। अधेड़ उम्र के बुजुर्ग ने जानलेवा इरादे से भरी अपनी आंखें टेढ़ी कर लीं। ओल्ड फ्रीकियन, यहाँ 5 फीनिक्स फ्लेम फ्रूट हैं। क्या आप यह सब अपने लिए लेना चाहते हैं? दूर से एक तेज आवाज आई। लंबे भाइयों का जोड़ा प्रकाश में आया। इन दोनों भाइयों ने समुद्री जंतुओं का चमड़े का कवच पहन रखा था। वे लंबे और मजबूत थे, असामान्य रूप से मजबूत दिख रहे थे। क्या वह कंगना डुओ नहीं है? भाइयों की जोड़ी को किसी ने तुरंत पहचान लिया। इस पास के समुद्र क्षेत्र में कंगनान डुओ भी एक प्रसिद्ध अस्तित्व था। वे ओल्ड फ्रीकियन से नहीं हारे। जो बोलता था वह कंगनान डुओ में सबसे बड़ा था। उसकी भेड़िए जैसी आंखें ओल्ड फ्रीकियन को ठंडे तौर पर घूर रही थीं। ओल्ड फ्रीकियन की भौहें तन गईं। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि यह भाइयों की जोड़ी होगी। वास्तव में, हालांकि वह इन दोनों में से किसी से भी अधिक शक्तिशाली था, यहाँ तक कि जब दोनों सेना में शामिल हुए तो उसे भी परेशानी महसूस हुई। हे बड़े भाई, लेकिन यह बुरा सन की सही है। हम दूसरों के साथ क्यों साझा करें? यहाँ के फल हम दो भाइयों के हैं। अगर दूसरे इसे छीनना चाहते हैं तो बस उन्हें मार डालो। कंगना डुओ के छोटे भाई ने मुस्कराते हुए कहा। उसका रूखा चेहरा कुछ भद्दा लग रहा था। उसने अपने हाथ में लोहे का एक बड़ा लंबा हथौड़ा निकाला और उसे 2 बार लहराया। सारी हवा एक झटके में चकनाचूर हो गई। दोनों भाइयों की भयानक ताकत की कल्पना की जा सकती थी। तुम मुझसे छीनने की हिम्मत करते हो? तुम मौत को दावत दे रहे हो। ओल्ड फ्रीकियन ने ठंडेपन से कहा। अगर कंगना डुओ उसके साथ स्को करना चाहते हैं तो चर्चा के लिए कुछ जगह हो सकती है। हालांकि ये दोनों वास्तव में फलों पर एकाधिकार करना चाहते थे। यह उनकी सहनशीलता की सीमा को पार कर गया था। ओल्ड फ्रीकियन ने उपहास किया। पतला पंजा अचानक पकड़ लिया। तुरंत एक राक्षसी विशाल पंजा बना। यह तुरंत फट गया। हवा में अनगिनत विस्फोट हुए। इसने कंगनान डुओ के छोटे भाई को तुरंत पकड़ लिया। कंगना डुओ का छोटा भाई बिल्कुल भी विनम्र नहीं था। उसने तुरंत लोहे के हथौड़े को लहराया और उसे नीचे गिरा दिया। बूम! सोने और लोहे के टकराने की बड़ी आवाज हुई। भयानक शक्ति सीधे असीम वायु तरंगों को सेट करती है जो तुरंत बह जाती हैं। कंगना डुओ के छोटे भाई ने थोड़ा कदम पीछे लिया। अभी अभी हुए टकराव में उसे थोड़ा नुकसान हुआ। वह अचानक चिल्लाया, बड़े भाई, चलो साथ चलते हैं और इस बूढ़े कमीने को मार डालते हैं। कंगना डुओ के बड़े भाई ने तुरंत सिर हिलाया। उसके हाथ में एक छुरा दिखाई दिया। वह नीचे गिरा। मोटी क्यूई तुरंत पूरे आकाश को आधे में विभाजित कर देती है, सीधे ओल्ड फ्रीकियन की ओर खिसक जाती है। कंगनान डुओ के छोटे भाई ने भी तुरंत लोहे के हथौड़े को लहराया और आगे की ओर विस्फोट किया। गति भारी थी। कोई अनावश्यक कल्पना नहीं थी। यह सिर्फ एक आमने सामने की लड़ाई थी। दोनों भाइयों ने असाधारण मौन समझ के साथ एक दूसरे का सहयोग किया। ओल्ड डेविल यिन थोड़ा भड़क गया। ये दोनों भाई बहुत तकलीफदेह थे और वे सबसे ज्यादा परेशान करने वाले विशेषज्ञ थे। इस तरह के विशेषज्ञ से निपटना बहुत मुश्किल था, क्योंकि उनके पास कोई अन्य तरकीब नहीं थी और केवल सीधे आगे बढ़ने के लिए अपनी ताकत पर भरोसा करते थे। यह इस वजह से था कि उनसे निपटना सबसे कठिन था, और किसी भी चाल का मतलब यह नहीं था कि उनमें कोई कमजोरी नहीं थी। ये शिवेन की चाल की तरह, उसकी चाल माउंट ताई की ताकत के वज्र की तरह थी।
प्रतिद्वंद्वी के पास वापस लड़ने की लगभग कोई शक्ति नहीं थी क्योंकि उसने अपनी ताकत और गति को चरम पर पहुंचा दिया था। हालांकि यह सिर्फ परेशानी थी। यदि यह एक साधारण वस्तु होती तो यह ठीक होता। वह इन दोनों हठी भाइयों के विरुद्ध नहीं जाना चाहता था। हालांकि यह फीनिक्स का फ्लेम फ्रूट था। अगर वह चूक गए तो शायद भविष्य में उन्हें ऐसा मौका न मिले। यह हमेशा कहा जाता था कि फीनिक्स का फ्लेम फ्रूट केवल प्राचीन फीनिक्स डोमेन में मौजूद था। अब यह उसके सामने प्रकट हुआ। अगर वह चूक गया तो वह वास्तव में उसे याद करेगा। इस फीनिक्स के फ्लेम फ्रूट में केवल 5 फल लगे। दूसरे शब्दों में, यह अभी 5वें निर्वाण परिवर्तन से गुजरा था। यह अभी भी अपनी प्रारंभिक अवस्था में था। हर बार जब यह रूपांतरित होता तो फल में 1 की वृद्धि होती। अंतिम 99 परिवर्तनों के बाद यह वास्तव में एक फीनिक्स शरीर में बदल जाएगा। प्रत्येक परिवर्तन के बाद फल बेहतर और बेहतर होगा। हालांकि यह फीनिक्स के फ्लेम फ्रूट की सबसे अच्छी स्थिति नहीं थी। यह पहले से ही एक खजाना था जिसका केवल सामना किया जा सकता था। बूढ़े सन की यिन ने अपनी पूरी ताकत से एक चाल चली। उसकी पतली हथेली भूत के पंजे में बदल गई। उसने मौके पर ही दम तोड़ दिया। मोटी काली लहरें दूर तक फैल गईं। बूम बूम बूम। ओल्ड फ्रीक यिन और कंगनान डुओ ने एक साथ जमकर लड़ाई की। दृश्य पूरी तरह से समान रूप से मेल खाता था, जिससे यह अनुमान लगाना असंभव हो गया कि अंत में कौन जीतेगा। आसपास के अन्य योद्धा भी थोड़े बेचैन होने लगे। उनकी आंखें चमक रही थीं। कोई भी फीनिक्स फ्लेम फ्रूट को छोड़ना नहीं चाहता था। उन्होंने क्यों नहीं छोड़ा, इसका कारण यह था कि वे ऐसे अवसर की प्रतीक्षा कर रहे थे। वे ऐसे मौके का इंतजार कर रहे थे जहां दोनों को नुकसान हो। अगर उन दोनों को परेशानी हुई तो यह वास्तव में उन्हें मौका दे रहा था। बूम। दोनों पक्षों के फिर से लड़ने के बाद तीनों के आंकड़े अलग अलग हो गए। तीनों ने एक दूसरे को गौर से देखा। लड़ाई की इस श्रृंखला में दोनों पक्षों के बीच कोई विजेता या हारने वाला नहीं था। दूसरे शब्दों में, कम समय में विजेता या हारने वाले का निर्धारण करना कठिन था। इस समय दोनों पक्षों ने यह नोटिस किया कि उनके बगल में योद्धाओं का एक समूह उन्हें लालच से देख रहा था। हम पहले इन लोगों को भगाने के लिए सेना में शामिल क्यों नहीं हो जाते? उसके बाद फलों को कैसे वितरित करना है यह हम पर निर्भर है। ओल्ड फ्रीक यिन ने अपनी आंखें घुमाते हुए कहा। वह वास्तव में इन लोगों को हटाना चाहता था जो उसकी राय में अप्रासंगिक थे। भले ही अंत में उसे दोनों भाइयों के साथ मौत से लड़ना पड़े, कम से कम वह इन लोगों को आसानी से जाने नहीं देगा। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि अगर वहां केवल वह और 2 भाई होते तब भी वे आपस में बातचीत कर सकते थे। अंत में उनके पास कुछ भी नहीं होगा। लेकिन अगर ये लोग मौजूद होते तो यह पूरी तरह से अलग होता। कई योद्धाओं के चेहरे अचानक बदल गए। उन्होंने डर के साथ ओल्ड फ्रीक यिन को देखा। दरअसल उनके पास फायदा उठाने का विचार था, लेकिन अब वे वास्तव में उन्हें साफ करना चाहते थे। आपको हमें साफ करने का क्या अधिकार है? किसी ने असंतोष में चिल्लाया। टस्क टीस्क, बिग ब्रदर, मुझे लगता है कि इस बूढ़े कमीने ने जो कहा वह काफी उचित है। ये लोग वास्तव में परेशान हैं। पहले जगह को साफ करना बेहतर है। कंगना डुओ के दूसरे भाई ने सभी को दुर्भावना से देखते हुए मुस्कुराते हुए कहा। सभी अचानक घबरा गए। हमें डरने की जरूरत नहीं है। चाहे वे कितने भी शक्तिशाली क्यों न हो, उनमें से केवल 2 ही हैं। वे हम सभी के लिए एक मैच नहीं हो सकते। एक मार्शल अनिच्छा से चिल्लाया। हालांकि इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाता, उसने देखा कि एक बड़ा हथौड़ा मौके पर गिरा हुआ है। इससे पहले कि वह कुछ प्रतिक्रिया कर पाता, वह मौके पर ही 2 हिस्सों में टूट गया। यह वास्तव में परेशानी भरा है। हमने आपको खो जाने के लिए कहा था, लेकिन आपने नहीं किया। हताहतों के लिए हमें दोष न दें, कंगना डुओ के दूसरे भाई ने दबी आवाज में कहा, थोड़ा अधीर। उसकी इस अचानक हुई निष्ठुरता से हर कोई स्तब्ध रह गया। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि वह इतनी सीधी चाल चलने की हिम्मत करेंगे। लेकिन इसके बारे में सोचते हुए ये दोनों दल अच्छे लोग नहीं थे। फीनिक्स के फ्लेम फ्रूट के प्रलोभन में लोगों को मारना तो दूर, वे कुछ और भी करते। टस्क टस्क, यह यहाँ बहुत जीवंत है। हमारी स्कारलेट थंडर गैंग कैसे अनुपस्थित हो सकती है? अचानक दूर से एक मधुर आवाज आई। स्कारलेट थंडर अमर हवा में चल रहा था। उसके बगल में एक एल्डर था जो ट्रांसेंडेंट रियल्म 4th लेवल पीक पर भी था। यह अधेड़ उम्र का बुजुर्ग था जो एक शिवेन का शिकार करना चाहता था, लेकिन उसे मारने में असफल रहा। यह तुम लोग हो? पुराने फ्रीक यिन ने अपनी अभिव्यक्ति में थोड़े डर के साथ स्कारलेट थंडर इमोर्टल को देखा। वांग परिवार के विपरीत, हालांकि वह वांग परिवार से थोड़ा डरता था, स्कारलेट थंडर गैंग पास का अत्याचारी था। पास के इस समुद्री क्षेत्र में विशाल वैनिशिंग शैडो, जहरीले मगरमच्छ कबीले और सी ड्रैगन मैंशन के अलावा स्कारलेट थंडर गैंग निश्चित रूप से एक द्वितीय श्रेणी की ताकत थी। गिरोह में कई विशेषज्ञ थे, इसलिए उसे सतर्क रहना पड़ा। हे, यह फीनिक्स फ्लेम फ्रूट, हमारा स्कारलेट थंडर गैंग इसे चाहता है। स्कारलेट थंडर अमर ने मुस्कुराते हुए कहा। वह थोड़ी आकर्षक थी, लेकिन उपस्थित सभी लोगों में यह भावना नहीं थी।
उन्हें केवल यह महसूस हुआ कि उसे बड़ी भूख लगी है। राक्षस वांग मिंगयू हमेशा की तरह असंतुष्ट था। यदि आप फीनिक्स फ्लेम फ्रूट चाहते हैं तो पहले हमसे पूछें। यह फीनिक्स फ्लेम फ्रूट हमारा है। ओल्ड फ्रीकियन की तुलना में जो थोड़ा डरपोक था, कंगना डुओ, एक ट्रैक दिमाग वाले ये दो भाई अधिक निडर थे। यदि आप हमारे स्कारलेट थंडर गिरोह के खिलाफ जाने की हिम्मत करते हैं तो पृथ्वी के छोर तक पीछा किए जाने की प्रतीक्षा करें। अधेड़ उम्र के बुजुर्ग ने नफरत के साथ कहा, लेकिन उसकी नज़र भीड़ में एक शिवेन की तरफ थी। वह अभी भी ये शिवेन को पहले मारने में अपनी विफलता के बारे में सोच रहा था। क्या आपको लगता है कि मैं आपसे डरता हूं? ज़्यादा से ज़्यादा मैं तुम्हें मार डालूंगा। मैं बस दूसरी जगह बदल जाऊंगा। कंगना डुओ ने बिल्कुल भी परवाह नहीं की। उनके जैसे योद्धा जो अकेले घूमते थे, उनके लिए इन बड़ी ताकतों के पास प्रतिरोध था, लेकिन यह निरपेक्ष नहीं था। अगर उन्हें मजबूर किया जाता तो वे बस दूसरी जगह जा सकते थे। यह किसी भी स्थिति में कोई बड़ा सौदा नहीं था। हे बड़े भाई, यह लड़की अच्छी है, हम इसे वापस ले सकते हैं। कंगना डुओ के छोटे भाई की आंखों में थोड़ी कामुकता थी और वह मुस्कुराया। स्कारलेट थंडर अमर थोड़ा सिकुड़ी। उसके हाव भाव में घृणा का भाव झलक रहा था। वह इन भयंकर भाइयों से असामान्य रूप से घृणा करती थी। चाहे कुछ भी हो, चाहे हम कैसे भी बांटें, हमें पहले इन अप्रासंगिक लोगों से छुटकारा पाना चाहिए ताकि वे अंत में हमारा फायदा न उठाएं। ओल्ड फ्रीकियन ने अभी भी इस विचार को नहीं छोड़ा। सबके हाव भाव और भी भद्दे हो गए। पुराने फ्रीकियन और कंगनान डुओ ने अकेले ही उनके लिए विरोध करना थोड़ा मुश्किल बना दिया। स्कारलेट थंडर गैंग से इन दो विशेषज्ञों को जोड़ने का उल्लेख नहीं है, तो उनके लिए बने रहना निश्चित रूप से असंभव था। दफा हो जाओ या मरो। स्कारलेट थंडर गैंग के बड़े ने सभी को ठंडी निगाह से देखा और कहा। हर कोई बेहद अनिच्छुक था, लेकिन कोई दूसरा रास्ता नहीं था। वे केवल घूम सकते थे और निकल सकते थे। यदि आप तुलना करना चाहते हैं कि किसकी मुट्ठी बड़ी है, तो मुझे फीनिक्स फ्लेम फ्रूट के लिए गिने। भीड़ में से एक स्पष्ट आवाज आई। यह एक पतली आकृति थी। यह ये ज़िवेन थी। आप पहले नहीं मरे थे, लेकिन अब आप मरने का इंतजार नहीं कर सकते। अधेड़ उम्र के बुजुर्ग ने जानलेवा इरादे से भरी अपनी आंखें टेढ़ी कर लीं। हर कोई दंग रह गया, खासकर वे जो अभी तक नहीं गए थे। ये देखने के लिए वे तुरंत रुक गए कि एक शिवेन क्या करना चाहती है। क्या वह सच में मौत को दावत दे रहा है? आखिरकार सभी की राय में ये ज़िवेन, जो अभी अभी उत्कृष्ट क्षेत्र के पहले स्तर पर पहुंचे थे, भाग लेना चाहते थे। यह मौत को प्रणाम करने से अलग नहीं था। एक और है जो मौत से नहीं डरता। कंगनान डुओ ने उपहास किया। हालांकि वे लंबे और मजबूत थे और काम करते समय एक ट्रैक दिमाग रखते थे, फिर भी लोग सोचते थे कि वे मूर्ख हैं। वास्तव में वे मूर्ख बिल्कुल भी नहीं थे। वे बहुत चतुर भी थे। वे आज जहां थे वहां तक उनके लिए असंभव था क्योंकि वे मूर्ख थे। ऐसा लगता है कि तुम सच में मौत को दावत दे रहे हो। अधेड़ उम्र के बुजुर्ग की आंखें चमक उठी और उसने तुरंत एक शिवेन पर झपट्टा मारा। उसकी आकृति चमक उठी और उसका हाथ तुरंत एक लंबे भाले में बदल गया, विशाल आकाश को भेदते हुए और ये ज़िवेन के चेहरे को भेदते हुए। गति बहुत तेज होने के कारण हवा में घर्षण के कारण उसका पूरा हाथ जल रहा था। यह लाल गर्म लोहे की छड़ जैसा दिखता था। डांग। ये ज़िवेन ने अपने हाथ में एक उग्र कृपाण आभा को संघनित किया और उसका स्वागत किया। विशाल बल ने सीधे असीम वायुतरंगों को स्थापित किया। अधेड़ उम्र का बुजुर्ग सीधे 2 कदम पीछे हट गया, जबकि एक शिवेन स्थिर रही। शारीरिक शक्ति के मामले में किसी की भी ये ज़िवेन के साथ तुलना नहीं की जा सकती थी। यह ऐसा था मानो वह मनुष्य की खाल में कोई राक्षस हो। हर कोई थोड़ा हैरान था, खासकर ओल्ड फ्रीकियन और अन्य। यह दृश्य देखकर वे थोड़े अवाक रह गए। यह उत्कृष्ट क्षेत्र प्रथम स्तर का बच्चा बकवास कर रहा था। शुरू में दूसरों को लगा कि वह मौत को दावत दे रहा है, लेकिन अब ऐसा लग रहा था कि ऐसा नहीं था। उसके पास वास्तव में भाग लेने की ताकत थी। स्कारलेट थंडर इमोर्टल ने ये ज़िवेन को अनिश्चितता के साथ देखा। शुरू में उसने सोचा कि एक शिवेन की शारीरिक साधना अच्छी थी। वह किसी प्रतिकूल स्थिति में पड़े बिना उसकी हथेली से लड़ सकता था। हालांकि वर्तमान स्थिति उसकी कल्पना से कहीं अधिक थी। ऐसा लग रहा था कि यह उससे कहीं अधिक था। लेकिन इस समय ये शिवेन ने पर्याप्त ताकत दिखाई थी। अगर ये लोग अनिश्चित काल के लिए उसका सामना नहीं करना चाहते थे, तो वे केवल ये ज़िवेन के शामिल होने के लिए सहमत हो सकते थे। ओल्ड फ्रीकियन विशेष रूप से धीरे धीरे चिंतित होने लगा। कितना समय हो गया था? इतने लोग शामिल हुए थे। अगर ज्यादा लोग होते तो उनकी बारी ही नहीं आती। इस समय अन्य लोग जो अभी अभी रुके थे केवल निकल सकते थे। ये शिवेन के पास पर्याप्त ताकत थी या नहीं, इसका उनसे कोई लेना देना नहीं था। दूसरे लोगों की अमित्र निगाहें फिर से घिर गईं। केवल वही था जो थोड़ा उत्साहित था, और वह था वांग परिवार। हालांकि वे अभी भी फीनिक्स फ्लेम फ्रूट नहीं पा सके थे, ये ज़िवेन का हस्तक्षेप इन लोगों को मिलने से कहीं बेहतर था। अब यहाँ 5 फीनिक्स फ्लेम फ्रूट हैं, लेकिन हम 6 हैं। हम उन्हें कैसे बांटेंगे? स्कारलेट थंडर इमोर्टल से पूछा। यह बहुत आसान है।
मुझे 2 चाहिए। चूंकि यह फीनिक्स फ्लेम फ्रूट मेरे मित्र द्वारा खोजा गया था, इसलिए मुझे उनके लिए एक छोड़ देना चाहिए। मेरे पास एक होगा और बाकी 3 पार्टियों के पास एक एक होगा। ये ज़िवेन ने बेहोश होकर कहा। असंभव। बूढ़ा सन की यिन पहले दहाड़ा। कंगना डुओ और स्कारलेट थंडर गैंग को एक एक मिलने पर उनकी कोई राय नहीं थी। वह ऐसा करने के लिए उत्सुक था, लेकिन उसके पास केवल एक ही था। वह इसे बर्दाश्त नहीं कर सका क्योंकि वह वही था जिसने फीनिक्स फ्लेम फ्रूट की खोज की थी। जहां तक परिवार के उन लोगों की बात है तो उन्होंने पहले ही उन्हें नज़रअंदाज कर दिया था। कम से कम इन लोगों के बीच वह इसे खोजने वाले पहले व्यक्ति थे। जहां तक ये ज़िवेन के कहने की बात है कि वह वान परिवार में सभी के लिए एक छोड़ देगा, उसे इस स्पष्टीकरण पर विश्वास नहीं हुआ। उसकी राय में ये शिवेन 2 अपने लिए लेना चाहता था। वह इसे कैसे स्वीकार कर सकता था? टस्क टस्क, बच्चे, तुम बड़े नहीं हो, लेकिन तुम्हारी भूख बड़ी है। कंगना डुओ ने एक स्वर में उपहास किया। हम भाइयों को कम से कम 2 चाहिए। आप बाकी को आपस में बांट सकते हैं। नहीं, हमारा स्कारलेट थंडर गैंग कम से कम 2 चाहता है। अधेड़ उम्र के बुजुर्ग ने कहा, मात नहीं खाना। चारों पक्षों के 6 लोगों ने 2-2 पाने की जिद की। कोई हार मानने को तैयार नहीं था। यह एक बहुत बड़ी समस्या थी, एक ऐसी समस्या जिसका समाधान बिल्कुल भी नहीं किया जा सकता था। चूंकि हम एक समझौते पर नहीं पहुंच सकते हैं, तो हम जितना हो सके उतने हड़पने की अपनी क्षमता पर भरोसा करें, ये ज़िवेन ने कहा। जैसे ही ये ज़िवेन की आवाज़ गिरी, ओल्ड फ्रीकिन तुरंत हिल गया। उसका फिगर चमक उठा और फीनिक्स के फ्लेम फ्रूट ट्री की ओर दौड़ पड़ा। उसका बड़ा हाथ लुढ़क गया, एक अंधेरी रोशनी को लुढ़काते हुए। वह फीनिक्स के फ्लेम फ्रूट्स के सभी 5 को छीन लेना चाहता था। बातचीत के लिए बिल्कुल जगह नहीं थी। वह स्कारलेट थंडर गैंग को भी अपमानित कर सकता है, लेकिन क्या हुआ अगर उसने 5 फीनिक्स फ्लेम फ्रूट्स के लिए स्कारलेट थंडर गैंग को नाराज कर दिया? धिक्कार है, फीनिक्स के लॉ फलों को छोड़ दो। कंगना डुओ ने बहुत तेजी से प्रतिक्रिया दी, लेकिन वे एक पल में पकड़ में आ गए थे। विशाल हथौड़ा और चाकू ओल्ड फ्रीकिन की ओर टूटा। भयानक ताकत ने अंतहीन गर्मी की लहरें पैदा की। धत्तेरी की। ओल्ड फ्रीकिन ने इन 2 लोगों से भारी झटका लेने की हिम्मत नहीं की। नहीं तो उसकी मौके पर ही मौत हो सकती है। भाई, तुम जाओ और फीनिक्स के लॉ फलों को इकट्ठा करो, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। कंगना डुओ के बड़े ने चाकू पकड़ रखा था और सभी को उदासीनता से घूर रहा था। कैंगन डुओ का छोटा भाई तुरंत फीनिक्स के सभी फ्लेम फलों को लेने के लिए फीनिक्स के फ्लेम फ्रूट ट्री की ओर दौड़ा। इनमें से लगभग कोई भी व्यक्ति केवल 1 या 2 पाकर ही संतुष्ट नहीं था। वे सभी उन सभी को छीन लेना चाहते थे। धिक्कार है, उसे रोको। स्कारलेट थंडर अमर शापित। उसके बगल में अधेड़ उम्र का बुजुर्ग बाहर निकला और तुरंत कंगना डुओ के बड़े के सामने दौड़ पड़ा। उनके हाथ में एक लंबा भला दिखाई दिया और कंगना डुओ के बड़े से लड़े। स्कारलेट थंडर इमॉर्टल की जोड़ी के हाथ आकाश में एक क्यूई संघनित विशाल हाथ में बदल गए, जो कंगना डुओ के छोटे भाई की ओर नीचे की ओर दब रहे थे। भाड़ में जाओ। कंगना डुओ के छोटे भाई के हाथ का हथौड़ा तुरंत लहरा गया। यह एक उल्का की तरह टूट गया और क्यूई संघनित विशाल हाथ से टकरा गया। इसने सीधे आकाश में अनगिनत अशांति पैदा की। स्कारलेट थंडर इमॉर्टल को सफलतापूर्वक रोकने के बाद कंगना डुओ का छोटा भाई सीधे फीनिक्स के फ्लेम फ्रूट ट्री से दूर नहीं गया। यह थोड़ा और था, वह कभी हार नहीं मानेगा। आप इसे दूर ले जाना चाहते हैं? क्या आपने मुझसे पहले पूछा है? इस समय ओल्ड फ्रीकिन ने अचानक ठंड से सूंघ लिया। वह एक विशाल भूत के पंजे में बदल गया और लगभग एक के बाद एक स्कारलेट थंडर इमॉर्टल से टकरा गया। ऐसा नहीं था कि वह स्कारलेट थंडर इमॉर्टल के साथ सहयोग करना चाहता था, लेकिन जो कोई भी इसे प्राप्त करने की संभावना रखता था, वह इन लोगों के संयुक्त हमले का सामना करेगा। धिक्कार है कमीने, रास्ते में मत आना। कंगना डुओ के छोटे भाई ने दहाड़ते हुए तेजी से आगे बढ़े। जब उन्होंने कंगनान फलों के पेड़ को पकड़ा तो उनकी गति की तकनीक वास्तव में थोड़ी बढ़ गई। बजना, धातु के टकराने की तेज आवाज हुई। हवा में एक विशाल तलवार आभा बनती है, जो लगातार आकाश में घूमती रहती है। अनगिनत आध्यात्मिक ऊर्जा संघनित होकर बड़ी हो गई। जब कंगना डुओ का छोटा भाई फीनिक्स के फ्लेम फ्रूट ट्री को हथियाने वाला था, तो लंबी तलवार अचानक गिर गई। पफ! तलवार की आभा ने कंगनान डुओ के छोटे भाई के बाएं हाथ को मौके पर ही काट दिया। उसका शरीर, जो धातु और लोहे से कहीं बेहतर था, इस भयानक तलवार आभा के सामने बहुत साधारण लग रहा था। इसे टोफू की तरह काटा गया था। कंगना डुओ का छोटा भाई चिल्लाया और जल्दी से अपना फिगर वापस खींच लिया। वह केवल अपने बाएं हाथ को तलवार की आभा में टुकड़ों में मरोड़ते हुए देख सकता था। कंगना डुओ का छोटा भाई डरा हुआ था। इस तलवार आभा की गति बहुत तेज थी। यह लगभग मौके पर ही बन गया था। यदि वह थोड़ा भी धीमा होता तो तलवार की आभा से आधा कट जाता। इस समय उसकी धीमी गति की कमजोरी पूरी तरह से उजागर हो गई थी। ऐसा नहीं था कि वह बहुत धीमा था, लेकिन वह व्यक्ति बहुत तेज था। इसलिए ऐसा लग रहा था कि वह बहुत धीमा था।
सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उसने इतनी तेज शक्ति के साथ इतनी तेज चाल कभी नहीं देखी थी। आमतौर पर एक तेज चाल की शक्ति बहुत कम हो जाएगी और एक शक्तिशाली चाल की गति थोड़ी धीमी हो जाएगी। बेशक ऐसा नहीं था कि गति धीमी थी या शक्ति कम थी, यह केवल अपेक्षाकृत बोल रहा था, लेकिन यह काफी था। उसने, जिसने अपनी ताकत को चरम तक पहुंचाया था, शायद ही कभी ऐसे प्रतिद्वंद्वी का सामना किया हो जिसने उसे सभी पहलुओं से दबा दिया हो। एक सियान आकृति सीधे भीड़ में बह गई। ये ज़िवेन ही थी जिसने एक चाल चली। धिक्कार है, यह तुम हो, बच्चे। कंगना डुओ का छोटा भाई इतना उदास था कि वह खून की उल्टी करना चाहता था। उसने सोचा कि बस थोड़े से और से उसे फीनिक्स फ्लेम फ्रूट मिल सकता है। उस समय, जब तक वह अपने भाई के साथ भाग सकता था, यह फीनिक्स का फ्लेम फ्रूट उनका होगा। अप्रत्याशित रूप से, ये ज़िवेन ने इस समय हस्तक्षेप किया और उसे सफलता से वंचित कर दिया। उसका पूरा हाथ कट गया और अपंग हो गया। वास्तव में, यहाँ तक अगर कोई पारलौकिक क्षेत्र में साधना करता है, तो एक कटे हुए हाथ को फिर से जोड़ना बहुत मुश्किल था। आखिरकार, मानव जाति दानव जाति जैसी जाति नहीं थी। उसके दाहिने हाथ का लोहे का हथौड़ा गर्जना के साथ येकशिवेन की ओर गिरा। येकशिवेन की गति बहुत तेज थी। एक ही क्षण में, वह पहले ही उसके सामने दौड़ पड़ा था। यह ऐसा था जैसे उसने टेलीपोर्ट किया हो और उसके सामने प्रकट हो गया हो। गिरते हुए लोहे के हथौड़े का सामना करते हुए, ये ज़िवेन ने अपनी 5 उंगलियों को मुट्ठी में जकड़ लिया और सीधे उसका सामना किया। वह गिरते हुए लोहे के हथौड़े का सामना करते हुए एक तारे में बदल गया, जो एक उल्का में बदल गया। बूम! एक अद्वितीय भयानक आभा बह गई और एक छोटा मशरूम बादल उठ गया। कुछ समय के लिए इसने एक असीम गर्मी की लहर पैदा कर दी। बालू और पत्थर उड़ रहे थे। कंगनान डुओ के छोटे भाई, जिसने उग्र रूप से हमला किया, ने अपनी पूरी ताकत लगा दी, लेकिन वह फिर भी येकशिवेन को हिला नहीं सका। बूम! जोरदार टक्कर की आवाज थी और लोहे के हथौड़े को एक भयानक बल द्वारा मौके पर भेजा गया। यह अज्ञात था कि यह कितनी बार आकाश में घूमता है और अंत में एक पर्वत शिखर पर गिर जाता है, सीधे उस पर्वत शिखर को जमीन पर गिरा देता है। कोई कल्पना कर सकता है कि यह हथौड़ा कितना शक्तिशाली था, लेकिन फिर भी येकशिवेन को हिलाने का कोई तरीका नहीं था। कंगना डुओ के छोटे भाई की आंखें आखिरकार इस समय थोड़ी डरावनी दिखने लगीं। उसकी हथेली बुरी तरह क्षत विक्षत हो गई थी। उसके द्वारा लोहे के हथौड़े से वार किया गया। इसका क्या मतलब था? इसका मतलब था कि येकशिवेन की ताकत उससे कहीं अधिक थी। लेकिन अगले ही पल उसके पास सोचने का समय नहीं था, क्योंकि उसकी आंखों के सामने एक तलवार की रोशनी चमक उठी। उसकी गर्दन पर एक खूबसूरत खून का फूल खिल गया और मौके पर खून बिखर गया। उसका शरीर जल्दी से ठंडा हो गया और उसकी जीवन शक्ति लगातार खोती जा रही थी। ये ज़िवेन के शरीर से एक रक्तरंजित रोशनी निकली और फिनिक्स के 5 फ्लेम फ्रूट तुरंत उसके द्वारा ले लिए गए। भाई, कंगनान डुओ का बॉस, जो अभी भी अधेड़ उम्र के बुजुर्ग के साथ लड़ रहा था, अचानक दुख और आक्रोश में चिल्लाया। उसकी दहाड़ एक बड़ी घंटी की तरह थी। ध्वनि तरंग ने सीधे गर्मी की लहर को हिला दिया। उसका दिल टूट गया था। वे हजारों साल से भाई थे, सभी के साथ। कुछ लोग उनके विरोधी हो सकते हैं, भले ही वे दुश्मन के खिलाफ सेना में शामिल हो गए हों। अब जब उसने अपने भाई को ये ज़िवेन द्वारा अपनी आंखों से सिर काटते हुए देखा, तो दिल के दर्द ने उसे पागल कर दिया। इस समय, उसने अपने सामने प्रतिद्वंदी को सीधे नजरअंदाज कर दिया और येकशिवेन की ओर दौड़ा। इस समय, अधेड़ उम्र के बुजुर्गों के पास कंगना डुओ के बॉस को उलझाने के लिए जारी रखने का मूड नहीं था। मूल रूप से, वह स्कारलेट थंडर इमोर्टल के लिए समय में देरी करना चाहता था, ताकि वह कंगना डुओ के छोटे भाई को रोक सके और अंत में फीनिक्स के फ्लेम फ्रूट को जब्त कर सके। लेकिन अब जब फीनिक्स का फ्लेम फ्रूट ये ज़िवेन के हाथों में आ गया था, तो लड़ाई जारी रखने का क्या मतलब था? भाई, तुम में निश्चित रूप से हिम्मत है, ओल्ड डेविल यिन चिल्लाया। यदि आप इसे नहीं देते हैं, तो आप बस मरने की प्रतीक्षा कर सकते हैं। ये ज़िवेन ने फीनिक्स के फ्लेम फ्रूट को अकेले लेने का साहस किया। उनकी राय में, यह लगभग अक्षम्य था। बेशक, वह यह नहीं सोचेगा कि वह भी फीनिक्स के फ्लेम फ्रूट को अकेले ही लेना चाहता है। उनकी राय में, उनके लिए फीनिक्स फ्लेम फ्रूट को अकेले लेने में कोई समस्या नहीं थी। बच्चे, फीनिक्स के लॉ फल को सौंप दो, या तुम आज मर जाओगे। तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। अधेड़ उम्र के बुजुर्ग ने ये ज़िवेन की तरफ जमकर देखा और कहा। हालांकि वह थोड़ा हैरान था कि ये ज़िवेन अभी अभी कंगना डुओ के छोटे भाई को मार सकती है, वह थोड़ा हैरान था। उनकी राय में, येकशिवेन ने आश्चर्य का फायदा उठाया। अगर उसने अप्रत्याशित रूप से कंगना डुओ के छोटे भाई की बाँह नहीं काटी, तो वह उसके बाद कंगना डुओ के छोटे भाई को इतनी आसानी से कैसे मार सकता है? जब तक वो सावधान था, येकशिवेन के पास कोई मौका नहीं था। इसे सौंप दो। क्या यह संभव है? अभी अभी आपने इसे स्वयं कहा था। यह आपकी अपनी क्षमता पर निर्भर करता है। चूंकि मैंने इसे छीन लिया, यह मेरा है। ये ज़िवेन की अभिव्यक्ति अविचलित थी। उसने ठंडेपन से कहा, चूंकि फीनिक्स का फ्लेम फ्रूट उसके हाथों में गिर गया था, इसे सौंपने का कोई कारण कैसे हो सकता है?
उस मामले में अगर आप मर जाते हैं तो हमें दोष न दें। बूढ़ा सन की यिन सीधे आगे बढ़ा, लेकिन वह सबसे तेज नहीं था। उनसे तेज एक और आकृति थी। वह कंगना डुओ का बॉस था जिसके छोटे भाई को ये जिवेन ने मार डाला था। इस समय वह एक पागल की तरह था। उसने चाकू पकड़ रखा था और लगातार कृपाण के प्रभामंडल को काटता हुआ क्षैतिज रूप से ये शिवेन की ओर जा रहा था। इस समय स्कारलेट थंडर इम्मोर्टल और अधेड़ उम्र का बुजुर्ग आखिरकार ये शिवेन पर झपट्टा मारने से खुद को रोक नहीं सका। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वे पहले कैसे लड़े, इस समय वे बहुत सुसंगत थे। वे पहले ये जीवेन को मारना चाहते थे और फीनिक्स के फ्लेम फ्रूट को उससे छीनना चाहते थे। 4 ट्रांसेंडेंट रियल्म 4th लेवल पीक विशेषज्ञों का सामना करते हुए ये जिवेन की अभिव्यक्ति अपरिवर्तित रही। हालांकि इस समय उसे इन 4 ट्रांसेंडेंट रियल्म 4th लेवल पीक विशेषज्ञों से घिरा नहीं होना चाहिए, अन्यथा वह बड़ी मुसीबत में पड़ जाएगा। उन्हें एक एक करके तोड़ो। लगभग एक ही पल में ये जिवेन ने पहले ही फैसला कर दिया था। वह उनमें से एक को निशाना बना रहा था। यह कोई और नहीं बल्कि कंगना डुओ का बॉस था जो दौड़ा दौड़ा आया और पागल होने वाला था। वो ये शिवेन को पूरी तरह से मारने का इंतजार नहीं कर सकता था। एक पल में ये शिवेन के हाथ में एक तेज कृपाण आभा दिखाई दी। यह एक विशाल उग्र कृपाण में बदल गया और हवा में कंगना डुओ के बॉस की ओर फिसल गया। इस गर्म वातावरण में ये जिवेन की वुड बर्निंग सेबर तकनीक भी काफी उन्नत प्रतीत हुई। उसके पास मध्यवर्ती मानव स्तर से बहुत आगे की शक्ति थी। यह एडवांस ह्यूमन लेवल सेबर तकनीक के लगभग बराबर था। मरना। कंगना डुओ के बॉस दहाड़े। उसकी आंखें हत्या के इरादे से भरी थीं। उसने लंबी कृपाण को दोनों हाथों से जकड़ा और तुरंत एक भयानक कृपाण आभा बिखेर दी। 2 लंबे कृपाण आकाश में मिले और भयानक कृपाण आभा एक पल में सभी दिशाओं में बह गई। डांग। भयानक शक्ति एक पल में बह गई। यह 2 भयानक ताकतों की टक्कर थी। कैंगन डुओ ने मूल रूप से भारी शक्ति का मार्ग अपनाया। उन्होंने किसी तकनीक पर ध्यान नहीं दिया। वे एक चाल से दुनिया पर हावी हो गए, दूसरों को ताकत से दबा दिया। हालांकि जब उन्होंने एक शिवेन का सामना किया जो उससे अधिक दबंग थी, तो अंतर अचानक दिखाई दिया। कृपाण की मूठ से भयानक बल ने कंगना डुओ के बॉस को बनाया जो अचानक दौड़ रहा था। इसी समय एक शिवेन ने पलटवार करना शुरू कर दिया था। उसकी गति कंगना डुओ के बॉस से भी तेज थी। पल भर में एक और तलवार नीचे गिर गई। यह चेंग याओजिन की 3 कुल्हाड़ियों जैसा था। हालांकि यह सरल था, यह बहुत उपयोगी था। कंगना डुओ की गति ये जिवेन जितनी तेज नहीं थी। इस समय वे केवल अपने कृपाणों के साथ मुश्किल से विरोध कर सकते थे। बूम। एक और स्लैश के साथ कंगना डुओ के बॉस को सीधे मौके पर उड़ते हुए भेजा गया, जैसे तोप का गोला जिसे उड़ते हुए भेजा गया था। कंगना डुओ के बॉस अचानक दंग रह गए। उसने कभी नहीं सोचा था कि बिना उसकी जानकारी के उसके मुंह के कोने से खून बहेगा। उसे उम्मीद नहीं थी कि ऐसा होगा। यह पहली बार था कि उसे किसी के द्वारा ताकत में इतनी भारी बढ़त के साथ उड़ान भरते हुए भेजा गया था। ये जिवेन के हाथ में जलती हुई लंबी कृपाण और भी भयानक गति से नीचे गिर गई। बूम। यह कृपाण सीधे कंगना डुओ के बॉस पर गिरा। उसके शरीर पर सभी रक्षात्मक मार्शल उपकरणों को तुरंत नष्ट कर दिया। ऑरा शील्ड भी एक पल में सामने आ गई। यह ऐसा था जैसे यह टोफू से बना हो, पूरी तरह से कमजोर। बूम। कंगना डुओ के बॉस के मजबूत शरीर को तुरंत एक बड़े गड्ढे को तोड़ते हुए जमीन पर गिरा दिया गया। ये शिवेन ने इसे देखा तक नहीं। उसने सीधे एक उग्र कृपाण आभा को गिरा दिया। यह उग्र कृपाण आभा प्रचंड गर्मी की लहर में और बड़ी हो गई। ऐसा लग रहा था कि यह इस बिल्विंग हीट वेव को अवशोषित कर लेगा और तुरंत नीचे गिर जाएगा। बूम। गड्ढे से एक छोटा मशरूम बादल उठा। भयानक शक्ति के कारण गड्ढे में सब कुछ नष्ट हो गया। कंगना डुओ के बॉस के टुकड़े टुकड़े कर दिए गए। वो ये जिवेन का विरोधी बिल्कुल भी नहीं था। ये जिवेन, आपको और तेज होना होगा। उन लोगों के जाने के बाद यहाँ फीनिक्स के फ्लेम फ्रूट की खबर निश्चित रूप से सामने आएगी। मुझे डर है कि और अधिक शक्तिशाली विशेषज्ञ आएंगे, येमो ने जल्दी से कहा। ये जिवेन ने सिर हिलाया। उसने भी यही सोचा था, इसलिए उसने किसी बात की परवाह नहीं की और सीधे उन्हें मार डाला। वह समय को विलंबित नहीं होने दे सकता था। वह इन लोगों से निपट सकता था, लेकिन अगर इसे एक अधिक शक्तिशाली मालिक द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता तो वह भी केवल भाग सकता था। उस समय उसके पास फीनिक्स के फ्लेम फ्रूट का हिस्सा कैसे हो सकता था। पलक झपकते ही एक और ट्रांसेंडेंट रियल्म 4th लेवल पीक विशेषज्ञ ये जिवेन के हाथों गिर गया। बस एक पल में ये जिवेन ने ट्रांसेंडेंट रियल्म 4th लेवल पीक विशेषज्ञ का सिर काट दिया। इस क्रूर दृश्य ने जल्दी ही सभी को भयभीत कर दिया। मूल रूप से उन तीनों ने सोचा था कि ये जिवेन लोगों की कठिनाइयों का फायदा उठा रही थी, या लोगों की इतनी भयानक डिग्री हासिल करने के लिए तैयार न होने का फायदा उठा रही थी। लेकिन अब उन्हें एहसास हुआ कि वे गलत थे। वे हास्यास्पद रूप से गलत थे। ये जिवेन डराने से कहीं ज्यादा थी। यह कल्पना करना कठिन था कि कैसे ये जिवेन, एक ट्रांसेंडेंट रियल्म 1st लेवल योद्धा, आसानी से एक ट्रांसेंडेंट रियल्म 4th लेवल पीक विशेषज्ञ का सिर काट सकता है।
सर्वोत्कृष्ट क्षेत्र प्रथम स्तर से तृतीय स्तर तक केवल उत्कृष्ट क्षेत्र का प्रारंभिक चरण माना जा सकता है। ट्रांसेंडेंट रियल्म फोर्थ लेवल में प्रवेश करना ट्रांसेंडेंट रियल्म का मध्यवर्ती चरण था। ट्रांसेंडेंट रियल्म फोर्थ लेवल और ट्रांसेंडेंट रियल्म थर्ड लेवल के बीच का अंतर ट्रांसेंडेंट रियल्म थर्ड लेवल और ट्रांसेंडेंट रियल्म सेकंड लेवल के बीच के अंतर से अधिक था। पारलौकिक क्षेत्र प्रथम स्तर और चौथे स्तर का उल्लेख नहीं। उनकी राय में ट्रांसेंडेंट रियल्म फोर्थ लेवल का अत्यधिक लाभ होना चाहिए, न कि ट्रांसेंडेंट रियल्म फर्स्ट लेवल। लेकिन वर्तमान दृश्य ने उनके मूल विचार को पूरी तरह से उलट दिया। यह बस डरावना था। इस समय वे कैसे नहीं जान सकते थे कि उनके सामने जो व्यक्ति है वह केवल एक अद्वितीय राक्षस था। यह हास्यास्पद था कि उन्होंने सोचा था कि वह सिर्फ एक सामान्य पारलौकिक क्षेत्र का पहला स्तर था और उससे छुटकारा पाना चाहते थे। वास्तव में वह सबसे भयानक व्यक्ति था। हालांकि वे डर गए थे और आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं कर रहे थे, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि एक शिवेन की लड़ाई खत्म हो गई थी। वास्तव में ये जिवेन द्वारा कंगना डुओ के नेता का सिर काटने के बाद वह तुरंत अधेड़ उम्र के बुजुर्ग के पास पहुंचे। अधेड़ उम्र का बुजुर्ग उसके प्रति जानलेवा इरादे से भरा था। इससे पहले उसने कई बार येक शिवेन को मारने की कोशिश की थी। इस समय उसे येक शिवेन को जीवित नहीं रहने देना चाहिए। आपके पास ऐसी युद्ध शक्ति है। हम सभी ने आपको कम करके आंका है। इसलिए लुप्त छाया वाले जहरीले मगरमच्छ कबीले के जियांगटियन आपके हाथों मारे गए। आप मर चुके हैं। हाँ, आप मर चुके हैं। लुप्त होती छाया जहरीला मगरमच्छ कबीला आपको कभी जाने नहीं देगा। अधेड़ उम्र के आदमी को अचानक याद आया और उसने कहा, तो क्या, लेकिन मेरे मरने से पहले तुम मुझसे पहले जरूर मरोगे। ये जिवेन ने संकोच या इनकार नहीं किया क्योंकि वह जानता था कि इसे इनकार करना बेकार था। द वैनिशिंग शैडो जहरीला मगरमच्छ कबीले को पहले से ही संदेह था कि वही जियांगटियन की मौत से संबंधित था। दूसरे शब्दों में, यदि वह इसे स्वीकार करता है तो लुप्त छाया जहरीला मगरमच्छ कबीला उसे जाने नहीं देगा। अगर उसने इसे स्वीकार नहीं किया तो लुप्त छाया जहरीला मगरमच्छ कबीला उसे मार डालेगा। लुप्त होती छाया जहरीले मगरमच्छ कबीले जैसे राक्षस के सामने ये जिवेन की राय बिल्कुल भी महत्वहीन लग रही थी। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि वह सहमत थे या नहीं। जब तक उन्हें संदेह था कि ये जिवेन जियांगटियन की मौत से संबंधित था, वे उसे कभी जाने नहीं देंगे। बूम! ये जिवेन की उग्र कृपाण आभा तुरंत नीचे गिर गई। मध्यम आयु वर्ग के बुजुर्ग ने विरोध करने के लिए अपना भाला उठाया और भयानक भाले की आभा ने उसका अभिवादन किया। उग्र कृपाण आभा भयानक कृपाण आभा के साथ अदम्य बल से टूट गई और तुरंत भाले पर जा गिरी। इस समय मध्यम आयु वर्ग के बुजुर्ग ने आखिरकार महसूस किया कि कंगना डुओ ने अभी क्या महसूस किया। क्या यह बच्चा इंसानी खाल में राक्षस है? इस भयानक बल ने तुरंत उसके हाथ में लंबे भाले को उड़ने के लिए भेजा और यहाँ तक प्रारंभिक मानव स्तर के लंबे भाले के शरीर पर दरारें भी दिखाई दीं। ये जिवेन एक बार फिर मारने के लिए दौड़े। नहीं, आप उसे नहीं मार सकते, अन्यथा न केवल लुप्त होती छाया जहरीली मगरमच्छ कबीले द्वारा आपका पीछा किया जाएगा, यहाँ तक हमारी स्कारलेट थंडर गैंग भी आपको जाने नहीं देगी। स्कारलेट थंडर अमर जल्दी से चिल्लाया। नहीं, तुम उसे नहीं मार सकते, अन्यथा न केवल लुप्त छाया जहरीले मगरमच्छ कबीले द्वारा आपका पीछा किया जाएगा, बल्कि हमारी स्कारलेट थंडर गैंग भी आपको जाने नहीं देगी। स्कारलेट थंडर अमर जल्दी से चिल्लाया। येक शिवेन की गति बहुत तेज थी। स्कारलेट थंडर इमोर्टल के पास प्रतिक्रिया करने का समय नहीं था। उसे बचाने में बहुत देर हो चुकी थी। वो केवल चिल्ला सकती थी, इस उम्मीद में कि ये शिवेन अधेड़ उम्र के बुजुर्ग को बचाने में हिचकिचाएगी। हालांकि स्कारलेट थंडर गैंग में कई विशेषज्ञ थे, लेकिन बहुत से पारलौकिक क्षेत्र के विशेषज्ञ नहीं थे। वे इतनी लगातार हताहतों की संख्या बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। ये जिवेन के हाथ में लंबी कृपाण एक पल के लिए झिझकी, लेकिन फिर वह और भी तेजी से नीचे गिर गई। स्कारलेट थंडर गैंग वास्तव में एक बड़ा खतरा था, लेकिन उसने वैसे भी वैनिशिंग शैडो जहरीले मगरमच्छ कबीले को पहले ही नाराज कर दिया था। एक और स्कारलेट थंडर गैंग होना कुछ भी नहीं था। सबसे महत्वपूर्ण बात, ये जिवेन ने नहीं सोचा था कि अगर वह इस अधेड़ उम्र के बुजुर्ग को जाने देगा तो स्कारलेट थंडर गैंग उसे जाने देगी। उस पर फीनिक्स के 5 फ्लेम फ्रूट्स बहुत लुभावने थे। एक बार जब उन्हें इस बारे में पता चला तो वे निश्चित रूप से उसे जाने नहीं देंगे। ऐसे में एक ही रास्ता था कि उन सबको मार डाला जाए। केवल मुर्दे ही राज रखेंगे। आप चाहते हैं कि मैं हार मान लूं? सपने देखते रहो, ये जिवेन ने उपहास किया। स्कारलेट थंडर गैंग की उसके प्रति शत्रुता केवल फीनिक्स के फ्लेम फ्रूट्स के कारण नहीं थी। अधेड़ बुजुर्ग पहले उसे मारना चाहता था। उस समय यदि उसके पास दानव पंख नहीं होते तो पकड़े जाने की संभावना लगभग 100% थी। उस समय उसका आधा कदम ट्रांसेंडेंट रियलम लेट स्ट्रेंथ हार जाएगा और वह अंत में मर जाएगा। वह ऐसे शत्रु को कैसे जाने दे सकता है? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? स्कारलेट थंडर अमर चिल्लाया। वह चिंतित थी। उसे उम्मीद नहीं थी कि येक शिवेन इतना निडर मूर्ख होगा। स्कारलेट थंडर गैंग को लाने के बाद यह न केवल बेकार था, बल्कि इसका विपरीत प्रभाव भी पड़ा।
इससे उनका आत्मविश्वास मजबूत हुआ। लेकिन इसके बारे में सोचते हुए अगर वह मूर्ख नहीं था तो वह गायब छाया जहरीला मगरमच्छ कबीले के लोगों को कैसे मार सकता था? क्या वह अब इस समुद्री क्षेत्र में नहीं रहना चाहता था? ये ज़िवेन ने उपहास किया। उग्र लंबी कृपाण पर उग्र आभा पनप रही थी। इस असीमित गर्मी की लहर के आवेग के तहत यह पानी में एक मछली की तरह था जो हवा में फिसल रही थी। बूम! लंबा ब्लेड तुरंत अधेड़ उम्र के आदमी के भाले के शरीर पर कट गया। हालांकि ये ज़िवेन के बिजली जैसे ब्लेड को मुश्किल से रोक पाया था, लेकिन ब्लेड की शक्ति भाले के शरीर से गुजरी थी और उसके शरीर पर फट गई थी। इसे पूरी तरह से बंद करने का कोई तरीका नहीं था। यहाँ तक अगर यह थोड़ी सी भी शक्ति थी तो यह भयानक होने के लिए काफ़ी थी। शायद खुद एक शिवेन भी नहीं जानती थी कि उसके पास अब कितनी शक्ति है। टकराना! अधेड़ उम्र के बुजुर्ग ने मुंह से खून निकाला और उसका शरीर मौके पर ही फट गया। खंभे की तरह खून बहने लगा और वह लगभग गिर पड़ा। बूम! उसका शरीर पास की एक पर्वत चोटी से टकराकर टूट गया। कोई कल्पना कर सकता है कि बल कितना भयानक था। जाओ, चलो इसे एक साथ मार देते हैं, नहीं तो हम मरने वाले होंगे। इस समय ओल्ड फ्रीकियन इतनी परवाह नहीं कर सका और स्कारलेट थंडर अमर पर चिल्लाया। हालांकि वह यह भी चाहता था कि ये स्कारलेट थंडर गैंग के सदस्य मर जाएं। वह अच्छी तरह जानता था कि अगर स्कारलेट थंडर अमर और मध्यम आयु वर्ग के बुजुर्ग की मृत्यु हो जाती है तो मरने वाला अगला व्यक्ति ओल्ड फ्रीकियन होगा। वह हजारों वर्षों से संघर्ष कर रहा था। वह इतनी बुनियादी बात कैसे नहीं जान सकता था? यदि वे अभी भी इस समय सेना में शामिल नहीं हुए तो वे सब कुछ खो देंगे। न केवल वे फीनिक्स के फ्लेम फ्रूट को खो देंगे बल्कि उनका जीवन भी खतरे में पड़ जाएगा। स्कारलेट थंडर अमर केवल थोड़ा झिझका और सहमत हो गया। इस समय और कोई चारा नहीं था। 2 ट्रांसेंडेंट रियल्म 4th लेवल पीक विशेषज्ञों ने मिलकर ये ज़िवेन पर हमला किया, लेकिन यह उस बिंदु तक नहीं पहुंचा था जहां ये ज़िवेन को सिरदर्द था। अगर शुरुआत में 5 विशेषज्ञों ने एक साथ उस पर हमला किया तो वह शायद भाग जाएगा, पर अब बस यही 2 थे। वह डरा नहीं था, कहने की बात नहीं है। हालांकि ये 2 लोग सेना में शामिल हो गए थे, लेकिन उनके पास मौन समझ बिल्कुल नहीं थी। दोनों पक्ष पहले दुश्मन थे। यहाँ तक अगर वे सेना में शामिल हो गए तब भी वे एक दूसरे के खिलाफ पहरा देंगे। इसलिए ये ज़िवेन बिल्कुल चिंतित नहीं थी। आप सेना में शामिल होना चाहते हैं? ये ज़िवेन ने उपहास किया। उसने अपने हाथ फैलाए और उसकी हथेलियों पर आग के 2 गुच्छे दिखाई दिए। वे तुरंत कृपाण आभा में विकसित हो गए, दोनों की ओर खिसक गए। बूम! बूम! 2 भयानक टक्करें गूंज उठीं। उग्र लंबी कृपाण ने उन 2 उस्तादों के हमलों को रोक दिया जो उसकी ओर भाग रहे थे। हालांकि यह केवल एक पल के लिए था, ये ज़िवेन के लिए काफ़ी था। इस गैप का फायदा उठाते हुए वह मुड़ा और अधेड़ उम्र के शख्स का पीछा करने लगा। हालांकि उसने पहले ही उसे भारी चोटें पहुंचाई थीं, लेकिन इन ट्रांसेंडेंट रियल मास्टर्स के पास रिकवरी की एक मजबूत क्षमता थी। उनके पास बहुत सारे उपचार अमृत भी हो सकते हैं। यदि ये ज़िवेन लगातार उनका पीछा नहीं कर पाते और उन्हें मार नहीं पाते तो वे पकड़े जाने पर ठीक हो सकते थे। उस समय उन्हें एक ही समय में 3 लोगों का सामना करना पड़ता था। यह एक वास्तविक सिरदर्द होगा। मिस, आपको जल्दी जाना चाहिए। तुम उसके विरोधी नहीं हो। यदि आप सेना में शामिल हो जाते हैं तो भी यह बेकार है। मेरा बदला लेने के लिए गिरोह के सदस्यों को इकट्ठा करने के लिए गिरोह के नेता को सूचित करें। हमें उसे बढ़ने नहीं देना चाहिए, नहीं तो यह हमारे स्कारलेट थंडर गैंग के लिए एक बड़ा खतरा होगा। इसके अलावा लुप्त छाया वाले जहरीले मगरमच्छ कबीले को सूचित करें कि इस बच्चे ने ईजियांतियन को मार डाला। उन्हें कार्रवाई करने दो। इस समय अधेड़ उम्र के बुजुर्ग ने ये ज़िवेन को अपनी ओर भागते हुए देखा और जानता था कि वह बच नहीं सकता। वह अचानक दहाड़ा और उसकी आंखों में आक्रोश भर गया। वो एक ज़िवेन को जिंदा निगलने के लिए इंतजार नहीं कर सकता था, लेकिन कोई दूसरा रास्ता नहीं था। पहली बार उसे एक ज़िवेन को रोकने का आदेश दिया गया था। यह पहले से ही एक निष्कर्ष था और इसे बदलना असंभव था। अधेड़ उम्र के बुजुर्ग ने चुपचाप एक मंत्र जप किया। अचानक बड़ी मात्रा में आध्यात्मिक ऊर्जा उसकी ओर इकट्ठी हो गई। उसका शरीर लाल और लाल होने लगा। उसके शरीर के भीतर एक भयानक विनाशकारी शक्ति का संचार हुआ। अच्छा नहीं है ये ज़िवेन, वह आत्मा विनाश करना चाहता है। जल्दी करो और उसे रोको। इस समय येमो ने जल्दी से याद दिलाया। ये ज़िवेन को याद दिलाने के लिए येमो की ज़रूरत नहीं थी। वह जानता था कि अधेड़ उम्र का बुजुर्ग क्या करने जा रहा है। युद्ध के लिए कठोर ये ज़िवेन ने लगभग अवचेतन रूप से प्रतिक्रिया की। उसके हाथ में उग्र लंबी कृपाण तुरंत फिर से बन गई। अधेड़ उम्र के बुजुर्ग के फटने से पहले ही वह नीचे गिर गया। बूम! सारी दुनिया कांप उठी। केंद्र के रूप में मध्यम आयु वर्ग के बुजुर्ग के साथ अतुलनीय रूप से भयावह शक्ति तुरंत लहरों की तरह परत दर परत बह गई। 1 दर्जन मील के भीतर अनगिनत स्थानों को जमीन पर गिरा दिया गया। यह ट्रांसेंडेंट रियल्म विशेषज्ञ के आत्म विनाश का आतंक था। यह एक छोटे परमाणु वारहेड द्वारा बह जाने जैसा था।
यदि यह एक निराशाजनक स्थिति नहीं होती तो कोई भी पारलौकिक क्षेत्र विशेषज्ञ आत्मविनाश के लिए तैयार नहीं होता। आखिरकार एक बार आत्मविनाश का मतलब आत्मा का विनाश था, कोई चांस ही नहीं था। सौभाग्य से ये ज़िवेन ने उस अधेड़ उम्र के बुजुर्ग के सामने कार्रवाई की जो पूरी तरह से आत्मविनाश कर चुका था, अन्यथा विस्फोट की शक्ति और भी भयानक होगी। यहाँ तक ये ज़िवेन को भी विस्फोट की भयानक लहर ने कई कदम पीछे धकेल दिया था। इस समय ओल्ड फ्रीक यिन ने पहले ही इस अंतर का फायदा उठाया था और ये ज़िवेन के सामने दौड़ पड़ा। सेना में शामिल हों और उसे मार डालें, अन्यथा हम में से कोई भी जीवित नहीं रहेगा। बूढ़ा सन की यिन चिल्लाया। उसके हाथ भूत के पंजों में बदल गए और हवा से ये शिवेन पर चढ़ गए। लेकिन इस समय उसे अचानक पता चला कि स्कारलेट थंडर इम्मोर्टल ने उसका पीछा नहीं किया। इसके विपरीत वह अभी भी उड़ रही थी और भाग रही थी। वह लगभग तुरंत ही समझ गया, स्कारलेट थंडर इम्मोर्टल का ये ज़िवेन के साथ लड़ने का बिल्कुल भी इरादा नहीं था। शुरू से अंत तक यह उनकी इच्छाधारी सोच थी। यहाँ तक उसे ये शिवेन के सामने ब्लॉक करने के लिए ढाल के रूप में भी इस्तेमाल किया गया था। स्कारलेट थंडर इम्मोर्टल ने बचने के लिए इस समय का फायदा उठाया। कुतिया, मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। इस समय उनका हृदय शोक और आक्रोश से भर गया। वह स्कारलेट थंडर इम्मोर्टल से नफरत करता था, उससे भी ज्यादा वह ये शिवेन से नफरत करता था। अगर ये ज़िवेन और स्कारलेट थंडर इम्मोर्टल को उसके सामने रखा जाता और उसे किसी एक को चुनना होता तो वह निश्चित रूप से पहले स्कारलेट थंडर इम्मोर्टल को मारना पसंद करता। उनके पास स्कारलेट थंडर इम्मोर्टल जैसा विचार नहीं हो सकता है, लेकिन यह निश्चित रूप से अब नहीं था। उसे शुरुआत में ऐसा विचार आया था, लेकिन ये शिवेन की गति का पता चलने के बाद उसने महसूस किया कि अगर वह नहीं लड़ता तो उसके पास बचने का कोई मौका नहीं था। इस मामले में मौत की प्रतीक्षा करने के बजाय उसे अपना सब कुछ दे देना बेहतर था। यही कारण है कि वह स्कारलेट थंडर इम्मोर्टल के साथ सेना में शामिल हो गए। लेकिन किसे पता था कि वह स्कारलेट थंडर इम्मोर्टल द्वारा बरगलाया जाएगा। बस एक पल में स्कारलेट थंडर इम्मोर्टल पहले ही बहुत दूर भाग चुका था। वह अब उसे नंगी आंखों से नहीं देख सकता था। शिकायत की इस भावना ने उसे बेहद उदास कर दिया था, लेकिन ये शिवेन ने उसे उदास होने के लिए ज्यादा समय नहीं दिया। उसने सीधे अपनी कृपाण से नीचे गिरा दिया। तेज लाल कृपाण आभा ने हवा में गर्मी की लहर को अवशोषित कर लिया। एक लौ की तरह यह अधिक से अधिक जोर से जलता है और अंत में नीचे पटक देता है। बूम! इस समय ओल्ड फ्रीक यिन ने आखिरकार उस शिकायत को महसूस किया जो दूसरों ने ये शिवेन का सामना करते समय महसूस किया था। गति के मामले में ये ज़िवेन उसके जितनी तेज नहीं थी। शारीरिक शक्ति के मामले में ओल्ड फ्रीक यिन उसके जितना मजबूत नहीं था। वह कैसे लड़ सकता था? यह बस एक मरा हुआ अंत था। पफ! सिर्फ एक टक्कर से उसे लगा जैसे वह अनगिनत बार लड़ चुका हो। भयानक शक्ति उसके शरीर में बेतहाशा दौड़ गई और उसने मुंह भर खून उगल दिया। ये ज़िवेन के हाथ में लंबी कृपाण बंद नहीं हुई और वह फिर से नीचे गिर गई। बूम! उसका शरीर टूटी हुई डोर वाली पतंग की तरह था। उसे ये शिवेन ने पटक दिया। उसके शरीर की हड्डियां टूटकर बिखरी हुई प्रतीत हो रही थीं। बूम! 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 एक के बाद एक झटके। ये ज़िवेन की कृपाण की गति तेज थी और उसकी ताकत पर्याप्त थी। यह लगभग माउंट ताई जैसा भयानक था। बूम! अंत में उसके शरीर पर सभी रक्षात्मक मार्शल उपकरण और आभा सुरक्षा एक पल में ढह गई। उनके पास दो भाइयों की तरह मजबूत भौतिक शरीर नहीं था। मार्शल उपकरणों और आभा संरक्षण की सुरक्षा के बिना उसका भौतिक शरीर मौके पर ही रक्त के धुंध के बादल में फट गया था। मैं इसे स्वीकार नहीं कर सकता, कुतिया। उसकी दहाड़ अभी भी हवा में गूंज रही थी। वह ये ज़िवेन को अपनी मृत्यु तक कोस नहीं रहा था। यह कल्पना की जा सकती थी कि स्कारलेट थंडर अमर के लिए उनकी नाराजगी कितनी गहरी थी। ये ज़िवेन द्वारा ओल्ड फ्रीक यिन का सिर काटने के बाद वह स्कारलेट थंडर इम्मोर्टल का पीछा करना चाहता था, केवल यह पता लगाने के लिए कि स्कारलेट थंडर इम्मोर्टल बहुत दूर भाग गया था। वह उसके साथ नहीं पकड़ सका। यदि ये शिवेन अभी पीछा करता है तो वह अभी भी पकड़ने में सक्षम हो सकता है, लेकिन इसमें काफी समय लगेगा। इस बात की संभावना थी कि वह स्कारलेट थंडर गैंग के मुख्य बल का सामना करेगा और उलझ जाएगा। ये शिवेन ऐसा नहीं चाहती थी। जैसा कि येमो ने कहा, उन्हें डर था कि जल्द ही बड़ी संख्या में विशेषज्ञ यहां आकर्षित होंगे। उस समय वे चाहकर भी निकल नहीं सकते थे। जैसे ही एक शिवेन जाने वाला था, फीनिक्स का फ्लेम फ्रूट ट्री जो अचानक उठा लिया गया था, धधकती हुई लपटें निकलने लगा। आग की राक्षसी लहर ने सीधे ये ज़िवेन को एक बड़ी ताकत के साथ 10 मील से अधिक दूर पीछे हटने के लिए मजबूर कर दिया। उस गर्मी की लहर ने ये शिवेन को झकझोर कर रख दिया। अगर वह लापरवाही से संपर्क करता तो वह मौके पर ही जलकर राख हो जाता। फीनिक्स का फ्लेम फ्रूट ट्री इतना भयानक था। कोई आश्चर्य नहीं कि हर कोई फीनिक्स के फ्लेम फ्रूट को चुनना चाहता था। कोई भी फीनिक्स के फ्लेम फ्रूट ट्री को दूर नहीं ले जाना चाहता था, क्योंकि यह मौत को बुलावा दे रहा था। इस असीम आग में फीनिक्स के फ्लेम फ्रूट ट्री को थोड़ा थोड़ा करके जलाकर राख कर दिया गया।
बी। एक शानदार फीनिक्स रोना बाहर निकला और असीम लपटों के भीतर राख से एक फायरबर्ड का पुनर्जन्म हुआ। यह एक प्रभावशाली आभा के साथ आकाश में उड़ गया और सीधे क्षितिज में गायब हो गया। तो जिवेन को पता था कि यह फीनिक्स का फ्लेम फ्रूट ट्री जा रहा था। यह फीनिक्स के फ्लेम फ्रूट के प्रजनन के लिए अगली जगह ढूंढेगा और फिर बार बार तब तक बदलेगा जब तक कि यह फीनिक्स में तब्दील नहीं हो जाता। फीनिक्स के फ्लेम फ्रूट ट्री के फीनिक्स में बदल जाने और उड़ जाने के कुछ ही समय बाद ये जिवेन वहां नहीं रही। उन्होंने उस दिशा में उड़ान भरी जहां वान परिवार अभी अभी छोड़ा था। ये जिवेन के जाने के कुछ ही समय बाद आकाश से एक भयानक ज्वाला उतरी और चारों ओर भयानक आभा फैल गई। जब वह उतरा तो आकाश में प्रभामंडल छिन्न भिन्न हो गया जिससे उसकी आकृति प्रकट हुई। यह क्राउन प्रिंस क्रोकोडाइल निकला। उसने ठंडी मगरमच्छ जैसी आंखों से चारों ओर देखा। यहाँ फीनिक्स के फ्लेम फ्रूट ट्री की आभा है, इसलिए खबर सही है। फीनिक्स का फ्लेम फ्रूट ट्री यहाँ दिखाई दिया है। दुर्भाग्य से बहुत देर हो चुकी है। हालांकि उस मानव लड़के की आभा क्यों है? क्राउन प्रिंस क्रोकोडाइल ने ध्यान से आभामंडल की पहचान की। भले ही फीनिक्स के फ्लेम फ्रूट ट्री के निर्वाण की लपटों ने आसपास सब कुछ जला दिया था, फिर भी वह बहुत सी चीजों को आसानी से पहचान सकता था। वह मानव बववा, वह अभी तक मरा नहीं है। वह अभी भी यहाँ आने की हिम्मत करता है। खैर, चाहे वह शातिर जानवर हो जिसने ईजियांटियन को मारा हो या नहीं, उसे मरना ही होगा। क्राउन प्रिंस क्रोकोडाइल ने ठंडेपन से इधर उधर देखा, फिर उसकी आकृति फिर से आसमान में गायब हो गई। अल्पविराम। ये जिवेन ने वान कबीले के लोगों को फिर से पाया। वे पहले से ही सैकड़ों मील दूर थे। वान कबीले के लोग ज्यादा दूर नहीं गए थे। वे सैकड़ों मील दूर ये शिवेन का इंतजार कर रहे थे। वान परिवार में हर कोई एक शिवेन को देखकर बहुत खुश था। उस समय यह देखकर कि ये जिवेन फीनिक्स के फ्लेम फ्रूट के लिए प्रतियोगिता में शामिल होना चाहती थी, वे कुछ चिंतित थे। हालांकि ये जिवेन पहले ही लड़ाई में शामिल हो गई थी। अगर वे चिंतित थे तो भी यह बेकार था। कोई रास्ता ही नहीं था। यह ज्ञात होना चाहिए कि उस समय दिखाई देने वाले कुछ लोगों से निपटना आसान नहीं था। वे सभी इस समुद्री क्षेत्र के प्रसिद्ध विशेषज्ञ थे, विशेष रूप से स्कारलेट थंडर गैंग के स्कारलेट थंडर इमोर्टल। युवा विशेषज्ञों में उन्हें शीर्ष 100 में जगह मिल सकती है। वान परिवार की युवा पीढ़ी के लिए वह एक दिव्य प्राणी की तरह थी। श्री हाँ, क्या तुम ठीक हो? वांग मेंग्यू ने मोर्चा संभाला और पूछा। मैं ठीक हूँ, ये जिवेन ने सिर हिलाया। उसने त्यान्युवान मिरर से एक फीनिक्स फ्लेम फ्रूट निकाला और वांग मेंग्यू को फेंक दिया। वांग मेंग्यू ने फीनिक्स का फ्लेम फ्रूट लिया। उसकी खूबसूरत आंखों में अभी भी अविश्वास था। यह फीनिक्स फ्लेम फ्रूट है। हाँ, वह गलती नहीं करेगी। हालांकि उसे उम्मीद नहीं थी कि वह अभी भी फीनिक्स फ्लेम फ्रूट प्राप्त कर सकती है। यह फीनिक्स का फ्लेम फ्रूट था। उनकी तो बात ही छोड़िए, यहाँ तक पारलौकिक क्षेत्र से परे के विशेषज्ञ भी फीनिक्स के फ्लेम फ्रूट को देखकर पागल हो जाएंगे। ये जिवेन को एक या दो मिल सकते हैं। यह उसकी अपेक्षा के भीतर था। आखिरकार उनके जाने से पहले ही ये शिवेन ने अपनी ताकत दिखा दी थी। यह बहुत आश्चर्य की बात नहीं थी, लेकिन वास्तव में उसे उम्मीद नहीं थी कि एक शिवेन उन्हें फीनिक्स के फ्लेम फ्रूट्स में से एक देगी। यह कुछ ऐसा था जिसकी उन्हें बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। यह वही है जिसके आप हकदार हैं। ये जिवेन मुस्कुराए। यदि वह केवल एक को पकड़ता तो वह स्वाभाविक रूप से उसे अपने लिए रख लेता। अब जब उसके पास 5 फीनिक्स फ्लेम फ्रूट्स थे तो स्वाभाविक रूप से उसने उन्हें एक देने में कोई आपत्ति नहीं की। यह वास्तव में बहुत मूल्यवान है। हम वास्तव में नहीं जानते कि क्या कहना है, वांग मेंग्यू ने कहा। हालांकि यह वास्तव में उनके द्वारा खोजा गया था, उन्हें बहुत पहले ही हटा दिया गया था। भले ही एक शिवेन ने उन्हें नहीं दिया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। आखिरकार यह एक ऐसी दुनिया थी जहां ताकत सबसे ऊपर थी। यह कुछ भी नहीं है, यह सिर्फ एक फीनिक्स फ्लेम फ्रूट है। आखिरकार हमें अभी भी एक साथ खोज जारी रखनी है ना? ये जिवेन ने मुस्कराते हुए कहा। चूंकि भाई ये ने दिया है, हमें अब और मना नहीं करना है। इसका कोई मतलब नहीं है, वांग फेउन ने कहा। ठीक है, हमारे वांग परिवार पर मिस्टर ये का बड़ा एहसान है, वांग मेंग्यू ने कहा। वांग मेंग्यू द्वारा फीनिक्स के फ्लेम फ्रूट को स्वीकार करने के बाद ये जिवेन और वांग परिवार आखिरकार फिर से चल पड़े। ये जिवेन निस्संदेह अपने हाथ में नक्शे के साथ बहुत अधिक तनाव मुक्त थे। हालांकि सिर्फ ये जिवेन के हाथ में नक्शा नहीं था। जब ये जिवेन कई जगहों पर गया तो उसने पाया कि चिन्हित जगहों पर लोग पहले ही जा चुके थे। अच्छी अच्छी चीजें भी लूट ली गईं। अंत में ये जिवेन केवल नाराजगी के साथ हार मान सकती थी। बेशक सब कुछ नहीं लूटा गया था। ऐसे मामले भी थे जहां ये जिवेन पहले पहुंचे थे, लेकिन अन्य बलों का आगमन अभी बाकी था। सामान्य तौर पर नक्शे के अस्तित्व के कारण इन खजानों को अक्सर लोगों द्वारा देखा जाता था। भाई, ये इस नक्शे पर एक कुंजी चिन्ह के साथ एक जगह चिन्हित है, और यह चिन्हित है कि यह हर महीने के मध्य में केवल 3 दिनों के लिए खोला जाता है। क्या यह अब महीने का मध्य नहीं है? वांग फेउन ने सुझाव दिया। ये जिवेन ने उनसे नक्शा नहीं छुपाया। कोई जरूरत नहीं थी।
ये जिवेन ने उन्हें नक्शा भी दिखाया। इस तरह की टीम में अभी भी मंथन करना जरूरी था। ये जिवेन को अचानक याद आया और उसने कहा, तुम्हारा मतलब है पवित्र क्षेत्र में रहने वालों की हवेली। हालांकि यह क्षेत्र पवित्र क्षेत्र में रहने वालों की हवेली के दायरे में था, वास्तव में मानचित्र के अनुसार यह पवित्र क्षेत्र में रहने वालों की हवेली के परिधीय क्षेत्र से संबंधित होना चाहिए। वास्तविक पवित्र क्षेत्र में रहने वालों की हवेली इस भूमि की गहराई में बहुत केंद्र में थी। तो जीवेन को यह भी संदेह था कि यह किसी विशाल बल का पर्वतीय द्वार हो सकता है। अब यह केवल इस बल की परिधि के पर्वत द्वार में था। वास्तविक पवित्र क्षेत्र में रहने वालों की हवेली इस संप्रदाय का आधार होना चाहिए। येशिवेन ने एक पल के लिए इसके बारे में सोचा। वे इस अवधि के दौरान मानचित्र पर चिन्हित सभी स्थानों का पहले ही दौरा कर चुके थे। मूल रूप से वे पहले से ही इनमें से प्रत्येक स्थान का पता लगा चुके थे। मूल रूप से वे चीजें या तो येजिवेन के हाथों में पड़ गईं या अन्य लोगों के हाथों में पड़ गईं जिनके पास नक्शा था। येजिवेन मूल रूप से ज्यादा हासिल नहीं कर पाए। फीनिक्स फ्लेम फ्रूट के अलावा केवल कुछ काफी अच्छी जड़ी बूटियां थीं। वे बाहर अपेक्षाकृत दुर्लभ थे, लेकिन येजिवेन के लिए वे कुछ भी नहीं थे। उन्होंने मौके पर ही वांग मेंग्यू को अपना हिस्सा बेच दिया और 2 मिलियन से अधिक स्पिरिट क्रिस्टल प्राप्त किए। इसे फलहीन फसल नहीं माना जाता था। अगर फीनिक्स के फ्लेम फ्रूट को शामिल किया जाता तो भले ही येजिवेन ने नक्शा खरीदने के लिए 15 मिलियन खर्च किए, यह निश्चित रूप से इसके लायक था। यहां तक अगर केवल एक फीनिक्स फ्लेम फ्रूट था तो यह इसके लायक था। इस समय मानचित्र पर चिन्हित क्षेत्र से देखते हुए एकमात्र क्षेत्र जिसे खोजा नहीं गया था वह केंद्र में पवित्र क्षेत्र में रहने वालों की हवेली थी। क्योंकि वह पहले नहीं खोला गया था, वह वहां नहीं गया। लेकिन अब जैसा कि होली रियल्म डवेलर्स मैंशन खुलने वाला था, उसे वहां जाना पड़ा। अब जिनके हाथ में नक्शा था शायद वहीं जमा हो गए होंगे। पवित्र क्षेत्र में रहने वालों की हवेली की यह यात्रा सबसे महत्वपूर्ण और सबसे महत्वपूर्ण जगह होनी चाहिए। अन्य जगहों पर जो मानचित्र पर अंकित नहीं हैं, कुछ खजाने हो सकते हैं, लेकिन समस्या यह थी कि एक एक करके पता लगाने में काफी समय लगेगा। समय निश्चित रूप से अनुमति नहीं थी। यहां तक उन्हें वैनिशिंग शैडो पॉइजनस क्रोकोडाइल क्लैन के विशेषज्ञों से भी बचना पड़ा। हाँ, वही जगह है। हमने यहाँ हर जगह खोज की है। यहाँ तक अगर ऐसी मछलियां हैं जो जाल से फिसल जाती हैं, तो कुछ भी अच्छा नहीं होना चाहिए, वांग फेउन ने कहा। येजिवेन ने भी सोचा था कि इस बार पवित्र क्षेत्र में रहने वालों की हवेली हमेशा के लिए खुली नहीं रहेगी। उनके पास सिर्फ 1 महीने का समय था। 1 महीने के बाद यह पवित्र क्षेत्र निवासी हवेली फिर से बंद हो जाएगी और गायब हो जाएगी। पवित्र क्षेत्र में रहने वालों की हवेली के बंद होने से पहले उन्हें निकल जाना चाहिए, अन्यथा वे इसमें फंस सकते हैं। वे कब निकल पाए, पता नहीं। कोई नहीं जानता था कि पवित्र क्षेत्र में रहने वालों की हवेली फिर से कब खुलेगी, लेकिन मानचित्र की स्थिति को देखते हुए यह पहली बार नहीं खोला जाना चाहिए, अन्यथा कोई नक्शा लीक नहीं होगा। लेकिन आखिरी बार कब खोला गया था, यह अनगिनत साल पहले हो सकता है, शायद जरूरी नहीं। येजिवेन ने सिर हिलाया। अपना मन बनाने के बाद येजिवेन और वांग परिवार इस बंजर भूमि के केंद्र की ओर बढ़ने लगे। येजिवेन ने पाया कि अधिक से अधिक विशेषज्ञ इस क्षेत्र की ओर बढ़ रहे थे जैसे जैसे वह केंद्र के करीब आ रहा था। यह केवल प्रमुख बलों के विशेषज्ञ ही नहीं थे जिन्होंने नक्शा प्राप्त किया था। दुष्ट काश्तकारों के कई विशेषज्ञ भी थे। ऐसा लग रहा था जैसे उन्हें खबर मिल गई हो। इन सभी ने इस क्षेत्र की ओर बढ़ना शुरू कर दिया था। जल्द ही येजिवेन और अन्य लोग पवित्र क्षेत्र में रहने वालों की हवेली के केंद्रीय द्वार पर पहुंचे, जो पहाड़ों के एक समूह के बीच में स्थित था। सभी को एक ही चीज दिखाई दे रही थी कि पहाड़ की चोटी पर खड़ा एक विशाल महल, लेकिन यह महल अंतहीन आग की लपटों से घिरा हुआ था। मानचित्र के अनुसार जब तक पवित्र क्षेत्र में रहने वालों की हवेली नहीं खुलती, अन्यथा यह स्थान हमेशा आग की लपटों से घिरा रहता। पवित्र क्षेत्र में रहने वालों की हवेली के खुलने का समय जैसे जैसे करीब आ रहा था, यहाँ की लपटें थोड़ी थोड़ी कम होती जाएंगी, जब तक कि वे अंत में प्रवेश नहीं कर सकती। जब ये जिवेन पहुंचे तो सैकड़ों लोग पहले ही आ चुके थे। उनके और वांग परिवार के आने के बाद 1 घंटे के भीतर सैकड़ों लोग एक के बाद एक पहुंचे। जाहिर है, यह खबर केवल उन लोगों को नहीं थी जिनके पास नक्शा था। कुछ अन्य व्यक्तिगत काश्तकारों और अकेले योद्धाओं को भी विभिन्न माध्यमों से इस पवित्र क्षेत्र निवासी हवेली के खुलने का समाचार मिला। जब हम अंदर जाएं, तो मेरे पीछे आओ। हम नहीं जानते कि इस पवित्र क्षेत्र में रहने वालों की हवेली में क्या है। हमें सावधान रहना चाहिए, येजिवेन ने अपने बगल में वांग परिवार से कहा। वांग परिवार में सभी ने सिर हिलाया। अपने आसपास के अनगिनत विशेषज्ञों को देखते हुए, अगर उन्होंने येशिवेन का अनुसरण नहीं किया होता तो उनके पास कोई मौका नहीं होता। इस समय केवल येशिवेन का अनुसरण करना संभव था। अचानक येजिवेन ने सनी बैम्बू चैम्बर ऑफ कॉमर्स को बहुत दूर नहीं देखा। नेता याओ कियान थे। याओ कियान एक परी की तरह दुबली पतली और सुंदर थी। उसके आसपास के कई किसान और अकेले योद्धा अक्सर उसकी ओर देखते थे, लेकिन किसी ने बात करने की हिम्मत नहीं की।
सभी जानते थे कि उनके सामने जो परी जैसी स्त्री थी वह एक प्रसिद्ध बलवान स्त्री थी। सबसे भयानक बात उसके और अद्वितीय तलवार के बीच की बात थी। युवा पीढ़ी में अद्वितीय तलवार सबसे मजबूत लोगों में से एक थी। यहाँ तक पुरानी पीढ़ी के कई विशेषज्ञ भी उनके विरोधी नहीं थे। लोगों को भयभीत करने के लिए अद्वितीय तलवार का नाम ही काफी था। लेकिन तभी एक शिवेन ने कुछ अमित्रवत निगाहें देखीं। यह कोई और नहीं बल्कि वैनिशिंग शैडो जहरीला मगरमच्छ कबीले विशेषज्ञ थे। ई यंग नेता उन्हें बुरी तरह घूर रहा था। ये जिवेन चुपके से अपनी गलत गणना पर विलाप कर रही थी। वह सोच रहा था कि क्या किया जाए। आग कमजोर हो रही है, वे कमजोर हो रहे हैं। कोई चिल्लाया, सबका ध्यान तुरंत आकर्षित हो गया। निश्चित रूप से पूरे महल को घेरने वाली लपटें धीरे धीरे कमजोर होने लगीं। जल्द ही यह उससे आधे से भी कम था जो पहले सभी ने देखा था। यह अभी भी धीरे धीरे कमजोर हो रहा था। जब यह लगभग 1/3 तक कम हो गया, जब हर कोई अभी भी आग की लपटों के अंत में बुझने की प्रतीक्षा कर रहा था, उन्होंने एक अत्यंत दबंग आवाज सुनी, अद्वितीय तलवार, क्या अब तुम दौड़ने की हिम्मत करते हो? आवाज गिरने से पहले एक लंबा आंकड़ा कूद गया। यह व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि वैनिशिंग शैडो जहरीले मगरमच्छ कबीले का क्राउन प्रिंस क्रोकोडाइल था। इस समय क्राउन प्रिंस क्रोकोडाइल की आकृति हवा में उछली और सीधे आग की लपटों में गिर गई। जिस क्षण उसका शरीर आग की लपटों के संपर्क में आया, एक पानी का कवच अचानक प्रकट हुआ और उसे उसमें लपेट लिया। आकाश में आग की लपटों को उनके जल कवच ने रोक रखा था। जल ढाल पास नहीं आ सका। यह स्पष्ट रूप से एक अविश्वसनीय मार्शल आर्ट उपकरण था। मैं हिम्मत क्यों नहीं करूंगा? क्राउन प्रिंस क्रोकोडाइल के हिलने डुलने के लगभग बाद एक आकृति तेजी से बाहर निकली। यह आग की लपटों को तोड़ते हुए लगभग तुरंत तलवार की आभा में बदल गया। आग की वह विकराल लहर मानो किसी धारदार हथियार से एक पल में काट दी गई हो, शहर को 2 हिस्सों में तोड़ दिया हो। वह आंकड़ा सीधे आग की लपटों में कूद गया। सभी ने ठंडी हवा की सांस ली। किसी को पता होना चाहिए कि यहाँ की लपटें अभी भी 100 फीट से अधिक ऊंची थीं। अंदर घुसना नामुमकिन था। अभी अभी वहां एक लापरवाह व्यक्ति था जो भागना चाहता था और परिणाम केवल एक ही था, और वह था जिंदा जला दिया जाना। क्योंकि कई लोग अलग अलग समय पर पहुंचे, बहुत से लोगों को इसका पता ही नहीं चला। वे सीधे आग की लपटों में चले गए। नतीजा बेहद दुखद रहा। उन्हें सीधे चारकोल में जलाया गया। मूल रूप से उन्होंने इस ज्वाला को अपनी आंखों में नहीं डाला। आखिरकार योद्धाओं की साधना के सत्य के दायरे में पहुंचने के बाद वे अपनी स्वयं की जादुई शक्तियां उत्पन्न करने में सक्षम होंगे और बहुत कुछ ऐसा कर पाएंगे जो वे अतीत में नहीं कर सकते थे। उनके लिए आग और पानी से गुजरना कोई समस्या नहीं थी। हालांकि यह लॉ स्पष्ट रूप से अजीब थी। यहाँ तक ट्रांसेंडेंट रियलम के विशेषज्ञों को भी आभा ढाल के माध्यम से सीधे जला दिया गया और चारकोल में जला दिया गया। यह बोधगम्य था। फिर भी उन दोनों ने वास्तव में अंदर प्रवेश किया था। हालांकि उन्हें नहीं पता था कि उन्होंने किस तरीके का इस्तेमाल किया, लेकिन यह सभी को चौंका देने के लिए काफी था। लेकिन इससे पहले कि हर कोई आहें भर पाता, उन्होंने बहुत दूर से जानलेवा इरादे से भरी एक आवाज सुनी। भाई, तुम अभी तक मरे नहीं हो। तुम अभी भी यहाँ आने की हिम्मत करते हो। ऐसा लगता है कि तुम वास्तव में अधीर हो। बोलने वाला व्यक्ति ई यंग था। शुरू में उसने सोचा कि वह एक शिवेन को पकड़ नहीं पाएगा, इसलिए वह केवल उसे जाने दे सकता था। कौन जानता था कि एक शिवेन अब फिर से दिखाई देगी। यह एक ईश्वरीय अवसर था। ये जिवेन मौत को दावत दे रही थी। जैसा कि कहा जाता है, व्यर्थ खोज में कोई लोहे के जूते पहन सकता है, लेकिन वह इसे आसानी से खोज लेगा। शायद यही हाल था। 1 मिनट रुको, मुझसे दूर रहो। ये जिवेन ने तुरंत वांग परिवार में सभी को अपनी आवाज दी। वांग परिवार में हर किसी ने ये जिवेन की तरफ देखा, लेकिन वे कुछ नहीं बोले। इस समय यह सबसे अच्छा तरीका हो सकता है। वास्तव में यदि उन्होंने ऐसा अभिनय किया जैसे कि वे ये जिवेन से परिचित थे, तो अंत में उन्हें ये जिवेन द्वारा फंसाया जा सकता है। वे ये शिवेन को भी फंसा सकते हैं। वे बिल्कुल मदद नहीं कर सके। आप मेरी लुप्त होती छाया जहरीले मगरमच्छ कबीले के लोगों को मारने की हिम्मत करते हैं। आप जीवित रहते हुए थक गए होंगे। ई यंग अहंकारी व्यवहार के साथ ये जिवेन की ओर बढ़ा। दूसरे शब्दों में, उसने ये जिवेन की आंखों में बिल्कुल भी नहीं डाला। जाओ और उसे मार डालो। मैं चाहता हूं कि वह बिना कब्र के मर जाए। ई यंग ठंडेपन से चिल्लाया। इस समय उसके पीछे 8 युवा वैनिशिंग शैडो जहरीले मगरमच्छ कबीले के विशेषज्ञ और बी चेन सभी एक पल में ये जिवेन की ओर दौड़ पड़े। ये सभी ट्रांसेंडेंट रियल्म 5th लेवल के विशेषज्ञ थे। बी चेन और ई यंग ट्रांसेंडेंट रियल्म 5th लेवल पीक थे। उनके आंकड़ों ने लगभग पूरी हवा को अलग कर दिया। बी चेन सबसे तेज थी। वह लगभग हरी बिजली की तरह था। वो तुरंत एक शिवेन के सामने दौड़ा। उसके हाथ में एक तार का ब्लेड दिखाई दिया। उसने आसमान में एक खतरनाक चाप बनाया, सीधे ये कस्वेन के गले पर निशाना साधते हुए। वह अंधेरे में एक ठंडे खून वाले हत्यारे की तरह था, जिसने लोगों को झकझोर कर रख दिया। उसकी सांप की आंखें ठंडी टकटकी से चमक उठीं। डांग, धातु की जोरदार टक्कर हुई।
ये जिवेन ने अपनी मुट्ठी घुमाई और इस घातक प्रहार को रोक दिया, लेकिन मूके की विशाल शक्ति ने उसे लगातार पीछे हटने के लिए मजबूर कर दिया। बी चेन के पीछे कई भयानक हमले छाया की तरह उसका पीछा कर रहे थे। ट्रांसेंडेंट रियल्म 5th लेवल के द वैनिशिंग शैडो पॉइजनस क्रोकोडाइल क्लैन विशेषज्ञ जल मूल शक्ति से संघनित एक विशाल मगरमच्छ को लॉन्च करने के लिए सेना में शामिल हुए। इसने सीधे ये शिवेन को निगल लिया। यह कल्पनीय था कि ये लुप्त छाया जहरीला मगरमच्छ कबीले विशेषज्ञ ऐसी भयानक जल उत्पत्ति शक्ति को इतनी शुष्क स्थिति में घनीभूत कर सकते हैं। भले ही वे यंग जितने अच्छे न हो, फिर भी वे बेहद शक्तिशाली थे। बूम! समय रहते ये जिवेन इस हमले से बचने में सफल रही। मगरमच्छ अशुभ जानवर एक पहाड़ की चोटी से टकरा गया और उसके टुकड़े टुकड़े हो गए। ई यंग के हमले के बाद ई यंग का हमला हुआ। उसने अपने बड़े हाथ से पकड़ लिया और तुरंत एक विशाल पंजा खींचा, जिसने आधे आकाश को ढक दिया और नीचे गिर गया। पूरा आकाश एक पेंटिंग की तरह था जिसे विशाल कानों के पंजों से कुचल दिया गया था। अंतरिक्ष लगातार घूम रहा था और उबल रहा था। बूम! महत्वपूर्ण क्षण में एक शिवेन अभी भी इस घातक पंजे से बच रही थी। हालांकि इस समय का फायदा उठाते हुए वैनिशिंग शैडो जहरीला मगरमच्छ कबीले के विशेषज्ञों ने उसे पहले ही घेर लिया था। आसपास के लोगों ने गायब होते छाया वाले जहरीले मगरमच्छ कबीले के विशेषज्ञों को एक शिवेन को घेरने के लिए एक साथ देखा। उन्होंने तुरंत महल पर ध्यान देना बंद कर दिया। बहुत से लोग ये जिवेन और वैनिशिंग शैडो जहरीले मगरमच्छ कबीले के बीच की शिकायतों को भी जानते थे। यह बच्चा मौत को दावत दे रहा है। वह वैनिशिंग शैडो जहरीले मगरमच्छ कबीले की खोज के तहत दिखाने की हिम्मत करता है। पास के समुद्री क्षेत्र में गायब छाया जहरीला मगरमच्छ कबीले को क्रूर माना जा सकता है। उन्होंने जिस लक्ष्य को निशाना बनाया वह लगभग कभी विफल नहीं होगा। इसलिए आम लोगों को बचने में बहुत खुशी होगी। वे पीछे मुड़ने की हिम्मत कैसे करेंगे? वे केवल इस समुद्री क्षेत्र को वैनिशिंग शैडो जहरीले मगरमच्छ कबीले के प्रभाव क्षेत्र से बहुत दूर छोड़ सकते थे। इस दृष्टि से ये जिवेन को वास्तव में अत्यंत साहसी माना जा सकता है। बच्चे, तुम कहाँ जा रहे हो? ई यंग ने ये जिवेन को गंभीर भाव से देखा। अब उसे आखिरकार समझ आ गया था कि ये कजिवेन बी चेन के पीछा करने से क्यों बच सकती है। बी चेन उसे पकड़ भी नहीं सका। ये जिवेन की गति वास्तव में बहुत तेज थी। हालांकि ये जिवेन ट्रांसेंडेंट रियल्म 4th लेवल पीक को मारने में सक्षम था, फिर भी वह ट्रांसेंडेंट रियल्म 5th लेवल का सामना करने के लिए पर्याप्त मजबूत नहीं था। उल्लेख नहीं करने के लिए दो ट्रांसेंडेंट रियल्म 5th लेवल पीक विशेषज्ञ ई यंग और बी चेन थे। इतनी ताकत के साथ युवा पीढ़ी के विशेषज्ञों के बीच भी ये जिवेन निश्चित रूप से एक आसान प्रतिद्वंद्वी नहीं थी। यदि ये जिवेन के पीछे दानव के पंखों की गति नहीं होती, तो ट्रांसेंडेंट रियल्म 5th लेवल के विशेषज्ञों के इस समूह द्वारा एक चाल से भी कम समय में उसका सिर धड़ से अलग कर दिया जाता। ये जिवेन, सावधान! ये मुंह ने तुरंत याद दिलाया। वैनिशिंग शैडो पॉइजनस क्रोकोडाइल क्लान के ट्रांसेंडेंट रियल्म 5th लेवल के विशेषज्ञों के इस समूह की एक दूसरे के साथ मौन समझ थी। वे अनगिनत वर्षों से साथ काम कर रहे थे। इस कदम के साथ ये शिवेन जिस जगह पर जा सकती थी उसे पूरी तरह से सील कर दिया गया था। वे दुर्लभ अभिजात वर्ग थे। गायब होते छाया वाले जहरीले मगरमच्छ कबीले की उन्नति का कदम दर कदम सामना करते हुए ये जिवेन की युद्धाभ्यास करने की जगह छोटी और छोटी होती जा रही थी। वह लगभग एक मृत अंत में मजबूर हो गया था। ये जिवेन केवल अपने दांत पीस कर चिल्ला सकती थी, लड़ो। जैसे ही ये जिवेन की आवाज गिरी, उसके पीछे दानव पंख अचानक फड़फड़ाए। उसकी आकृति सुनहरी रोशनी के गुच्छे की तरह टिमटिमा रही थी। अच्छा नहीं है, वह तोड़ना चाहता है, उसे रोको। ई यंग अचानक दहाड़ा। हालांकि उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि एक शिवेन घेरे को तोड़ देगी। हालांकि सफलता की दिशा उनमें से कोई नहीं थी, बल्कि आग की लपटों में लिपटा महल था। हालांकि इस समय आग की लपटें बहुत कमजोर हो गई थीं, फिर भी यह लोगों को चारकोल में जलाने के लिए पर्याप्त थी। क्या? वह जल्दी से अंदर आया। हर कोई हक्का बक्का रह गया। उन्होंने ये जिवेन को देखा, जो लपटों की राक्षसी लहरों में पूरी तरह से गायब हो गया था। किसी को पता होना चाहिए कि ये साधारण लपटें नहीं थीं। यहाँ तक एक ट्रांसेंडेंट रियल्म विशेषज्ञ भी अंत में केवल जलकर राख हो जाएगा यदि वह इसमें भाग गया। फिर भी वह ऐसे ही अंदर घुसा। क्या वह मूर्ख है? लेकिन जल्द ही सभी ने प्रतिक्रिया दी। वैनिशिंग शैडो जहरीले मगरमच्छ कबीले के विशेषज्ञों को देखकर जो लगभग दौड़ पड़े, वे सभी समझ गए कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। यदि उन्होंने अपनी ऊर्जा को फिर से भर दिया तो वे निश्चित रूप से लुप्त छाया जहरीले मगरमच्छ कबीले के विशेषज्ञों द्वारा मारे जाएंगे। इसके बजाय आग की दीवार में घुसना और बाहर निकलने का रास्ता तलाशना बेहतर था। फिर भी कितने लोगों ने ऐसा करने का साहस किया? अगर वे अंदर गए तो वे जलकर राख हो जाएंगे। हालांकि अद्वितीय तलवार और क्राउन प्रिंस मगरमच्छ आसानी से भाग सकते थे, वे सभी समझते थे कि सब कुछ दूसरों के द्वारा नहीं किया जा सकता। उनकी ताकत युवराज मगरमच्छ और अद्वितीय तलवार के समान स्तर पर नहीं थी। वह मौत को दावत दे रहा है। शुरुआती झटकों के बाद ई यंग ने उपहास किया।
उनकी राय में येज़िवेन का भागना मौत को प्रणाम करने से अलग नहीं था। यह सही था, इसने उसे बहुत परेशानी से बचाया। यह भी अच्छा है, यह मुझे इसे फिर से करने की परेशानी से बचाता है। सभी लोग ध्यान दें, लौ बुझ जाने के बाद हम तुरंत अंदर आ जाएंगे। हाँ, वैनिशिंग शैडो जहरीले मगरमच्छ कबीले के विशेषज्ञों ने एक के बाद एक सिर हिलाया। हालांकि उनकी ताकत लगभग समान थी, वे स्पष्ट रूप से ई यंग के साथ तुलना नहीं कर सकते थे। लुप्त छाया जहरीला मगरमच्छ कबीले में एक होनहार युवा सितारा। स्थिति में भारी अंतर था। क्या यंग मास्टर ये ठीक है? वान परिवार में सभी ने येज़िवेन को आग की लपटों में भागते हुए देखा। वे सब डरे हुए थे। वह कोई साधारण ज्वाला नहीं थी। अगर वह इस तरह दौड़ता तो वह निश्चित रूप से जलकर राख हो जाता। कोई बात नहीं, अगर यंग मास्टर ये सुनिश्चित नहीं है तो वह कभी भी हड़बड़ी नहीं करेंगे, वांग मिंगयू ने शांति से कहा। हालांकि येज़िवेन हर किसी की नज़रों में लगभग एक मरा हुआ अंत था, उसका मानना कि येज़िवेन का अपना आश्वासन होना चाहिए। हालांकि उनका येक्शिवेन के साथ अधिक संपर्क नहीं था, येक्शिवेन हमेशा सभी की अपेक्षाओं को पार करने में सक्षम थी। हर बार वह हर किसी की अपेक्षाओं से परे जाने और खतरे को टालने में सक्षम प्रतीत होता था। लगभग हर बार जब बहुत से लोगों को लगता था कि येक्शिवेन अपने आप को रोक नहीं सकती, येक्शिवेन हमेशा अप्रत्याशित रूप से स्थिति को बदलने में सक्षम थी। जैसे ही वह आग की लपटों के बीच से गुजरे, येशिवेन ने तुरंत त्यानेवान दर्पण निकाल लिया। सुनहरे देवता तुरंत उसके पूरे शरीर पर रेंगने लगे और उसका सोने का पानी चढ़ा अत्याचारी रूप लगभग एक ही बार में खुद को उसमें लपेटते हुए लॉन्च किया गया। हालांकि उन्होंने महसूस किया कि उन्होंने आग की भयानक प्रकृति को कम करके आंका था। इसके अलावा उन्होंने कम करके आंका था कि आग की लपटें कितनी भयानक थीं। लगभग उस समय जब वह बैरियर से गुजरा, आग की लपटें टासल हड्डियों में कीड़ों की तरह थीं, जो सीधे उसके शरीर को जला रही थीं। एक पल में यह त्यानेवान मिर्र की सबसे बाहरी परत द्वारा गठित रक्त रंग की बाधा से जल गया। टकराना, खून से रंगे शीशे की तरह वह मौके पर ही चकनाचूर हो गया। फिर आग की लपटों ने तुरंत उसके शरीर को जला दिया। केवल एक कर्कश ध्वनि सुनाई दी और आग की लपटों ने उसके सुनहरे शरीर को जला दिया। स्वर्ण देवत्व की हर बूंद में ऐसा प्रतीत होता था कि एक ईश्वर समाहित है और उसमें देवता मंत्रों का जाप कर रहे थे। हालांकि यह आग की लपटों में जलता हुआ प्रतीत हो रहा था और देवताओं की दुनिया भी एक पल में जल गई। यह लंबे समय तक नहीं चला, देवता भी क्षण भर में भस्म हो गए। देवताओं को भेदने के बाद आग की लपटों ने तुरंत ही येक्शिवेन के शरीर को जला दिया। सिजी, येज़िवेन सिजलिंग की आवाज सुन सकती थी, उसके बाद उसकी त्वचा से असहनीय तेज दर्द हो रहा था। जिस तरह का दर्द लोगों को फौरन सिकोड़ सकता था, उससे येक्शिवेन का शरीर कांपने लगा। उनके अत्याचारी रूप की ताकत के साथ यह लौ एक तेज ध्वनि के साथ जल गई। इस ज्वाला की शक्ति स्वर्गीय क्षेत्र की शक्ति से कई गुना अधिक शक्तिशाली थी। टकराना, अज्ञात समय के बाद येज़िवेन सीधे आग की लपटों से बाहर निकली, सीधे अपने सिर को फर्श पर गिरा दिया, सीधे मकड़ी के जाले की तरह नीले पत्थर के फर्श में धंस गई, सभी दिशाओं में घने छेद। येक्शिवेन का दिमाग साफ हो गया। उस तरह का असहनीय दर्द समाप्त हो गया था और उसकी पूरी पीठ ठंडे पसीने से भीग गई थी। यह कहा जा सकता है कि येज़िवेन खुद भी उन लड़ाइयों की संख्या गिनने में असमर्थ थे जो उन्होंने अनुभव की थीं। वह सैकड़ों लड़ाइयों से गुजरा था और घायल होना उसके लिए एक सामान्य घटना थी। येज़िवेन ने लंबे समय से अपनी नसों को सख्त होने के लिए प्रशिक्षित किया था। दर्द से कराहना भी उसके लिए बहुत मुश्किल था। हालांकि इस जलती हुई लौ के कारण वह लगभग इतना दर्द में था कि वह चाहता था कि वह मर जाए। उन्हें इस तरह का दर्द लंबे समय से महसूस नहीं हुआ था, यहाँ तक कि वह खुद भी नहीं जानता था कि कितना समय हो गया था। अपनी स्थिति का थोड़ा परीक्षण करने के बाद वह अचानक कड़वाहट से मुस्कुराया। भले ही यह लंबा समय न हो, लेकिन वास्तव में उन्हें गंभीर चोटें आईं। यह एक ऐसी स्थिति थी जो पहले कभी नहीं हुई थी। आग की दीवार को छोड़ने के बाद भी आग की लपटें अभी भी उसके शरीर से मजबूती से जुड़ी हुई थीं, जैसे तरसल हड्डियों में कीड़े। लेकिन सौभाग्य से आग की दीवार को छोड़ने के बाद उसके शरीर पर आग की लपटों की एक सतत धारा नहीं होती। वह अभी भी अपने शरीर पर लगी सभी लपटों को शांत कर सकता था और फिर अपने शरीर पर लगी चोटों का इलाज कर सकता था। दूसरों के लिए इस तरह की चोट को बेहद दर्दनाक कहा जा सकता है, लेकिन उनके लिए यह कुछ भी नहीं था। फीनिक्स पुनर्जनन तकनीक के साथ यह कुछ भी नहीं था। लेकिन इससे पहले कि वह इलाज शुरू करता, उसने बहुत दूर से एक गुस्से वाली दहाड़ सुनी। येज़िवेन ने जमीन से उठकर एक उग्र लाल मम्मी को देखा, मानो वह आग की लपटों से जल रही हो। येज़िवेन ने ठंडी हवा की सांस ली। उन्होंने वास्तव में यहाँ इस तरह की जलती हुई मम्मी का सामना किया था। सख्ती से बोलना, इसे केवल एक प्रकार का ज़ोंबी ही माना जा सकता है। आमतौर पर इस तरह के विशेष ज़ोंबी केवल सबसे विशेष वातावरण में ही उत्पन्न होंगे। इस चरम वातावरण में उत्पन्न लाश मूल लाश की तुलना में और भी भयानक थी। जलती हुई लाश ने येक्शिवेन को ठंडेपन से देखा। इसकी लाल आंखों में अत्याचारी हत्या का इरादा था।
येज़िवेन को जो आश्चर्य हुआ वह यह था कि उसके कंधे का बायां आधा हिस्सा कट गया था। साफ सुथरे चीरे ने येज़िवेन को लगभग तुरंत समझ लिया कि यह एक तलवार विशेषज्ञ द्वारा काटा गया था। एकदम नए घाव को देखते हुए येज़िवेन ने लगभग तुरंत निर्णय लिया कि यह अद्वितीय तलवार थी। इस समय यहाँ से गुजरने वाले लोगों में शायद अनुपम तलवार ही कर सकती थी। वह ठंडी हवा की सांस लिए बिना नहीं रह सका। अद्वितीय तलवार की खेती बहुत उच्च स्तर पर पहुंच गई थी। कम से कम येज़िवेन जिन लोगों को जानता था उनके बीच यह अद्वितीय था। शायद वह बूढ़ा व्यक्ति जिसने उसे तलवार के इरादे से नकल करवाया था वह अद्वितीय तलवार को हरा सकता था, लेकिन यह सिर्फ तलवार का इरादा था। मूल व्यक्ति का निधन बहुत पहले हो गया होता। यह बिल्कुल मान्य नहीं था। यहाँ बड़े पैमाने पर लड़ाइयों का कोई निशान नहीं था। दूसरे शब्दों में कहें तो क्राउन प्रिंस क्रोकोडाइल हो या फिर बेजोड़ तलवार, वे बहुत कम समय में यहाँ से गुजरे होंगे। हालांकि उन्होंने इस जलती हुई लाश को कम आंकने की हिम्मत नहीं की। जलती हुई लाश के पीछे एक जंग लगी लोहे की तलवार जो किसी अज्ञात युवक की लग रही थी, अचानक तैर गई। बजना, तेज धातु घर्षण ध्वनि थी। लंबी तलवार तुरंत आग की लपटों से घिरी हुई प्रतीत हुई। ये लपटें आग के ड्रैगन की तरह थीं, जो लंबी तलवार को एक पल में नीचे गिराने के लिए धकेलती थीं। यह उग्र लंबी तलवार अत्यंत तेज थी। एक ही पल में यह येज़िवेन के सामने फट गया था। डांग, येज़िवेन के हाथ में एक तेज लंबी कृपाण दिखाई दी जिसने उग्र लंबी तलवार को रोक दिया। यह तलवार को नियंत्रित करने की तकनीक है। येज़िवेन ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं। इस तरह की मार्शल आर्ट कई सालों से लुप्त हो गई थी। इस तरह की मार्शल आर्ट ने बहुत समय पहले एक अविस्मरणीय प्रतिभा जारी की थी। बहुत समय पहले तलवार नियंत्रण तकनीक एक मार्शल आर्ट थी जिसे लगभग हर तलवारबाज को सीखना चाहिए। हालांकि यह अब तक धीरे धीरे खो गया था। इसे जानने वाले कम और कम थे। आमतौर पर भले ही समान मार्शल आर्ट थे, लेकिन उनमें से ज्यादातर सिर्फ इसकी नकल कर रहे थे। तलवार को नियंत्रित करने की शुद्ध तकनीक बहुत पहले ही खो चुकी थी। क्या यह वास्तव में एक संप्रदाय का पड़ाव हो सकता है, जैसा कि मैंने तब भविष्यवाणी की थी? येज़िवेन ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं। उसके हाथ थोड़े सुन्न थे। तीव्र दर्द फिर से एक लहर की तरह था, हलकों में बह रहा था। भूतकाल में चाहे वह किसी भी प्रकार का जॉम्बी क्यों ना हो, एक बार जॉम्बी बन जाने के बाद उसका भौतिक शरीर बहुत भयानक हो जाएगा। अगर येज़िवेन अपने सुनहरे दिनों में होता तो यह स्वाभाविक रूप से केक का एक टुकड़ा होता। लेकिन अब उसके शरीर की मांसपेशियों का एक बड़ा हिस्सा जल गया था और ठीक नहीं हुआ था। लगभग हर बार जब वह इसके संपर्क में आता था तो एक तरह का दिल दहला देने वाला दर्द होता था जो असहनीय होता था। पहले येज़िवेन ने सोचा था कि यह एक मार्शल आर्ट संप्रदाय का खंडहर हो सकता है, लेकिन वास्तव में जिस बात ने उन्हें चौंका दिया वह यह थी कि किस तरह की लड़ाई से इस तरह के मार्शल आर्ट संप्रदाय का पूरी तरह से पतन हो सकता है। फीनिक्स के फ्लेम फ्रूट और कुछ अन्य स्वर्गीय जड़ी बूटियों से येज़िवेन यह अनुमान लगा सकते थे कि यदि यह स्थान वास्तव में एक मार्शल आर्ट संप्रदाय का आधार था तो यह मार्शल आर्ट संप्रदाय अतीत में बहुत मजबूत होना चाहिए। अन्यथा फीनिक्स के फ्लेम फ्रूट ट्री जैसी जादुई मार्शल आर्ट का होना असंभव था, जिसे केवल बाहरी दुनिया में एक पौराणिक स्तर के रूप में माना जा सकता था। लेकिन इस समय चाहे कुछ भी हो, उसे सबसे पहले अपने सामने जलती हुई लाश से छुटकारा पाना चाहिए, इससे पहले कि वह मन की शांति के साथ अपनी चोटों को ठीक कर सके। उन्होंने एक बार फिर अपने शरीर को अपने शरीर में लपेटकर अनगिनत दिव्यताओं का प्रयोग किया। उसके हाथ में उग्र कृपाण आभा तुरंत फिर से फिसल गई। बूम बूम बूम, येज़िवेन के हाथ में कृपाण की आभा और लोहे की तलवार एक पल में आकाश में अनगिनत बार टकराईं। प्रत्येक टक्कर से चिंगारी निकली जिससे अंतहीन ऊष्मा तरंगें निकलीं। कुछ समय के लिए येज़िवेन इस जलती हुई लाश को नीचे नहीं उतार पाई जो तलवार नियंत्रण तकनीक जानती थी। येज़िवेन ने फैसला किया कि वह इस तरह इंतजार नहीं कर सकता। सबसे पहले उनकी चोटें अधिक समय तक टिक नहीं सकीं। दूसरी बात, जब बाहर की लपटें पूरी तरह से गायब हो जाती तो वैनिशिंग शैडो जहरीला मगरमच्छ कबीला अंदर आ जाता। यह देखते हुए कि वह अभी भी जीवित था, यह एक और घातक खोज होगी। यह सोचकर येज़िवेन की आंखें चमक उठीं। उसके हाथ में उग्र कृपाण आभा बड़ी हो गई।